बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स में सब कुछ लाल है। जी हाँ, एक गाना था, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। तो अब आदत हो गई है हमें ऐसे जीने की और ऐसी स्क्रीन देखने की, तो अब कुछ कर नहीं सकते उसमें। और देखिए, मैं आज सच बताऊँ तो हाँ वीरू, ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा, है ना? वो भी ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा। मुझे याद है आपसे आशीष ने पूछा था, आपने कहा था छोड़ेगा लेकिन उससे पहले निचोड़ेगा, है ना? निचोड़ेगा। तो पर मैंने अनुज ये नहीं सोचा था कि जो कहानी 2025 में शुरू हुई थी वो 2026 मध्य तक चलेगी। 2026 में ख़त्म हो जाए वो काफ़ी है। और देखिए, आज मैं एक चीज़ बताऊँ, आज मैं शो की शुरुआत करूँगा एक एडमिशन के साथ कि आज जो सुबह हमने व्यू लिया वो हॉरिबली गलत पड़ा। मतलब आज सुबह जो फीलिंग आई वो बहुत एकदम गलत। कई बार गलत फीलिंग भी आनी चाहिए लाइफ में ना, वो ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है ना, कल को आपको अगर अपने बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो लेकिन वो गलत हो सकती है। तो इसके लिए आज तो आज ठीक है, आज बिल्कुल आज हमारा व्यू था कि मार्केट चलना चाहिए, निफ्टी IT लीड करना चाहिए, बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना चाहिए। दिन में था वैसे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो था, लेकिन फैक्ट ये है कि भाई जो है वो है। रियलिटी है कि निफ्टी IT 1% नीचे है, रियलिटी है कि बैंक निफ्टी भी रेड में, और रियलिटी है कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज अच्छे पिटे हैं। ये रियलिटी है और जो मार्केट कहता है उसको हमें मानना चाहिए और बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ठीक है, जो आज सुबह हमने एक थीसिस लिया था वो नहीं प्ले आउट हुआ, लेट्स पुट इट दैट वे। बिल्कुल इसमें कोई नो इफ्स नो बट्स। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, डॉलर रुपी ज़रूर रिकवर हुआ अच्छा खासा, 95-19 पर आया। देखते हैं इससे कुछ सपोर्ट मिल जाए और उम्मीद तो रहेगी आखिरी के 1.5 घंटे में कुछ मिराकल हो जाए, कुछ रिकवरी आ जाए, यू नेवर नो। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। और इस समय के हेडलाइंस के साथ सरकार और RBI ने विदेशी निवेशकों को दी बड़ी राहत। सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश पर ब्याज और कैपिटल गेंस पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। फैसला 1 अप्रैल से ही लागू। साथ ही सरकारी बॉन्ड्स में जनरल रूट के तहत FPI निवेश पर 3 पाबंदियां भी हटी। उधर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए शेयर बाजार में निवेश की सीमा भी 5% से बढ़ाकर 10% की गई। रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव। पॉलिसी रुख भी न्यूट्रल पर रखा कायम, लेकिन महंगाई का अनुमान बढ़ाने के साथ GDP ग्रोथ एस्टीमेट में की कटौती इकोनॉमी के लिए आगे चुनौती वाले हालात के लिए दिए संकेत। देशी निवेश बढ़ाने के लिए RBI के फैसले से विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए RBI के फैसले से डॉलर के मुकाबले करीब 60 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 का भाव 95 रुपये 19 पैसे तक पहुंचा। सरकारी कंपनियों के विदेशों से फंड जुटाने के नियमों में छूट से जोश। RBI गवर्नर ने आगे चलकर डॉलर इनफ्लो बढ़ाने की जताई उम्मीद। RBI पॉलिसी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली कायम। निफ्टी करीब 100 अंक फिसल कर 23,300 के करीब। बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर से करीब 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट कायम। प्रॉप ट्रेडिंग और MTF फंडिंग नियमों में कोई रियायत नहीं देने के ऐलान से कैपिटल मार्केट शेयरों में तेज गिरावट। करीब 2% फिसला कैपिटल मार्केट इंडेक्स। 4% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल हुए BSE और एंजल वन। साथ ही MCX, निप्पॉन लाइफ और मोतीलाल ओसवाल में भी दबाव। मेटल शेयरों में आज तगड़ी मुनाफा वसूली। इंडेक्स करीब 2.25% फिसला। टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार। साथ ही IT, तेल गैस शेयरों में भी आज कमजोरी कायम, लेकिन चुनिंदा रियल्टी और फार्मा शेयरों में रौनक कायम। चलिए, अब कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज की मार्केट की। और देखिए, वैसे एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जोक्स असाइड सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो RBI का MTF वाला बयान आया उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई। वो पॉलिसी के बाद की जो गिरावट थी उसमें बाइंग आ गई थी। एक बैंक निफ्टी भी रखेगा, और जो आज सुबह हमने बात भी की थी कि पॉलिसी के बाद की जो गिरावट आएगी उसमें ज़रूर एक बार आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। लेकिन हाँ, वो लॉन्ग ट्रेड अच्छी चली एक्चुअली। और लो से हम एक बार के लिए तो अच्छे खासे 500-600 पॉइंट रिकवर हुए थे। तो ट्रेड तो मिली थी, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं मिली थी, लेकिन हाँ वो टिक नहीं पाई। वो जरूर है कि टिक नहीं पाई वो ट्रेड। और जो प्रॉप ट्रेडिंग वाला जो नॉर्म है RBI ने कहा नहीं, हम उसको लागू करेंगे, सख्ती से लागू करेंगे, तो उसके बाद ये गिरावट आई। हालांकि इसके पहले बाजार में अच्छी तेज़ी हुई थी
और अगर आप देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ इंट्राडे में मार्केट में अच्छी तेजी थी एक समय, तो जब हम पॉलिसी कवरेज खत्म की थी उस वक्त तो ठीक ठाक मार्केट में रैली थी। अच्छा, एक और चीज़, ऑल साइड एंड डन न्यूज़ फ्लो तो पॉजिटिव है। आज सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से एक सॉर्ट ऑफ डबल डोज मिला है आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ का, ये भी अच्छी बात है। आरबीआई ने काफ़ी प्रैग्मेटिक मॉनेटरी पॉलिसी पेश की है। मेरे ख्याल से इससे शानदार पॉलिसी हो नहीं सकती थी, जिसमें आरबीआई सारे रिस्क भी बताए लेकिन बहुत जल्दी नेगेटिव भी ना हो। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था आज आरबीआई के लिए। सरकार ने जो किया, सरकार की अब इतने समय से आलोचना हो रही है, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, अब किया तो कह रहे हैं कि ये इससे क्या होगा, कम से कम कुछ तो किया, कुछ तो किया। और जरूरी थोड़ा कि ये इकलौता स्टेप हो, आगे जाकर और कुछ भी किया जा सकता है, तो कम से कम एक एक्शन तो है। अच्छा, डॉलर रुपये देखिए एक बार के लिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि बस डॉलर रुपये एकदम वन वे तेजी आ जाए उसमें, लेकिन कम से कम ये जो गिरावट चल रही थी, जो बहुत एक ईजी बन गया था, जो इतनी बेइज्जती हो रही थी, कम से कम वो तो रुके। जिस तरीके से वो, देखिए क्या होता है ना, एक कहते हैं कि एक कहीं पर एक पुलिस वाला अगर खड़ा हो ना, तो अगर एक डंडा लेके भी खड़ा हो तो क्राइम होने से क्रिमिनल्स को डर लगता है कि यार खड़ा है पुलिस वाला, भले उसके पास कुछ ना हो उस समय, ठीक है। लेकिन ये ऐसी अगर एक सरकार एक बार दिखा देने कि नहीं हम हैं, हम हमारी नज़र है, तो उससे बहुत चीज़ें फ़र्क हो जाती है। तो रुपया देखिए दिन के ऊपरी लेवल पर आ गया कम से कम, ठीक है। दिक्कत क्या है, इन सब के बावजूद बाजार ऊंचाई से फिसला, और इन सब के बावजूद बाजार जो है वो वापस आपकी रेंज के लोअर एंड में आ गया। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ भी आप देखें तो आज काफ़ी मुनाफा वसूली हुई है, और मेटल्स यहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। हालांकि सबसे ज़्यादा मतलब गिरावट मेटल्स में तो हुई है, लेकिन इसके अलावा कैपिटल मार्केट शेयरों में बीएसई और एंजल वन, उसमें सबसे ज़्यादा सेकेंड हाफ में गिरावट उसमें सबसे ज़्यादा हुई है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चलिए लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आएगा हमारे लिए। राइट सर, आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक का तो प्राइस एक्शन काफ़ी ख़राब लग रहा है मार्केट में, और चौतरफा बिकवाली का शिकार होता हुआ ब्रेथ भी बेहद ख़राब। स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शंस चल रहे थे बाजार में, वहाँ पर भी अब सबने बढ़त गवाई है, तो अच्छा नज़र नहीं आ रहा फिलहाल तो बाजार की तस्वीर। लेकिन सर सवाल ये कि जैसा कि आपने मेंशन किया कि आरबीआई पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी, उसके बावजूद मार्केट का ये एक्शन, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या जीडीपी के अनुमान को घटाया गया और इन्फ्लेशन का अनुमान जो बढ़ाया गया वो एक बड़ा रिस्क नज़र आ रहा है, इसलिए सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब हुआ है? क्योंकि एफआईज के लिए जो कारपेट बिछा दिया गया है उसके बावजूद ये एक्शन, इसे कैसे देख रहे हैं? और साथ ही क्लोजिंग के लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सर, क्योंकि अब वीकेंड है, उसके बाद हम मंडे खोलेंगे, तो कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? देखिए श्रेया, पता क्या है, आपकी और मेरी मजबूरी है। क्या है मजबूरी? कि हमें हर मूव को जस्टिफाई करना पड़ता है, और हर मूव के लिए हमें सवाल पूछना पड़ता है। आपको हर मूव के लिए मुझसे सवाल पूछना पड़ता है, मुझे हर मूव के लिए आपको जवाब देना होता है ना। अब मैं कह दूँ भाई मुझे नहीं पता मार्केट क्यों इस तरीके से कर रहा है, तो आपको लगेगा कि फिर किसको, फिर मतलब क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मार्केट ऐसी है, इस मार्केट में श्रेया सब कुछ मतलब पॉजिटिव आ गया। अब जीडीपी नंबर एस्टिमेट कम हो गया, ये हो गया, उससे मार्केट थोड़ा गिरता है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि हायर लेवल पर एफआई को रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि हर लेवल पे शॉर्टिंग हो रही है। मार्केट गिर रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की कोई सेंस ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। और आज तो सब कुछ पॉजिटिव था मार्केट के लिए। आज एक्चुअली मार्केट के पास गिरने का कोई कारण नहीं था। डॉलर रुपये इतना शानदार मूव दिखाया मार्केट में। सुबह एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा था वो मार्केट गिरी। कल रात को अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक गिरा, बाकी मार्केट्स यूएस की मार्केट चली, और मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट थे। गवर्नमेंट ने भी एक एक्शन ले लिया। आज मार्केट के पास एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग की सारी चीज़ें थी, सारे इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस थे। हकीकत ये है, ये हमारा व्यू है, हकीकत ये है जो स्क्रीन बता रही है कि मार्केट नहीं चल रहा है और हमारी मार्केट में कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, हमें ये बात माननी होगी। एक कहते हैं ना, जब तक आप मानेंगे नहीं, एक होता है कि हम मान ले कि हमारे साथ कुछ दिक्कत है, उसके बाद हम उसको ठीक करने पे काम करें। एक है कि हम माने ही नहीं। अब जब तक मानेंगे नहीं तब तक क्या होगा? सिर्फ देखिए, अब बहुत लोग कहेंगे कि आप नेगेटिव क्यों साउंड करते हैं। अब मेरे पॉजिटिव साउंड करने से अगर मार्केट इंप्रूव हो जाएगा तो मैं 76 फ्लोर पे खड़े होकर चिल्लाने लग जाऊंगा कि सब ठीक है, सब ठीक है। उससे कुछ होगा नहीं ना। राइट सर। तो बात यह है कि कुछ तो दिक्कत है मार्केट में। अब आज की क्लोजिंग ना मार्केट के लिए मेक और ब्रेक है। अगर आप 23,300 के नीचे बंद हो गए श्रेया, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर आप उस रेंज को डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देंगे। और इंट्राडे में वो लेवल है 23,150 का। ठीक है, अब एक
जैसे कहते हैं ना उम्मीद की किरण, वो पता है क्या है, परसों का लो था 23,150, कल का लो था 23,250, 23,261, आज का लो 23,282, एटलीस्ट अब तक तो कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा तो आप लोज को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ, अगर रिकवरी आई और अगर आप 23,450 के ऊपर बंद हो गए तो फिर वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। मैं नहीं कहता कि आप डे हाई पर जाएं, 23,500 पे जाएं, वो हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 23,450 के ऊपर बंद हुए तो थोड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बात क्रिस्टल क्लियर है इस मार्केट में कि हमारी मार्केट तंग कर रही है। इस मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। इस मार्केट में बहुत कुछ है जो मार्केट नेगेटिवली ले रहा है और अच्छी खबर पर भी मार्केट नहीं चल रहा है, ये फैक्ट और है। नेगेटिव पे उल्टा बहुत गिर जाता है। नेगेटिव तो हम गिर ही जाते हैं, वो तो हमने बात ही की थी उस दिन की है ना, वो तो नेगेटिव कुछ आया तो वो तो पिटाई होती है, पॉजिटिव आ जाए तो ये तो वो बात हो गई कि नेगेटिव हो तो पिटाई, वो अगर 50 कहते हैं 100 में से 30 नंबर आए तो पिटाई, 100 में से 80 आए तो पूछे पेपर ईजी था क्या। तो ये इस समय ये वो वाली सिचुएशन है इस समय। और अच्छी खबर पर भी ना चले तो थोड़ी सी दिक्कत। अच्छा, अब देखिए जो FIIs ने मुझे लग रहा है आज भी बड़ी सेलिंग की है, स्क्रीन बता रही है देखकर जिस तरीके से बड़े स्टॉक गिरे हैं और हायर लेवल पर नहीं टिक रहे हैं उस वजह से, और शायद FNO में भी कोई शॉर्ट कवरिंग के साइन नहीं है। ये मार्केट में फिर FIIs ने, और हो सकता है उल्टा आज और शॉर्ट जड़े ही हों FIIs ने। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच की बात है 23,150 से 23,300 पर सपोर्ट है और 23,400 से 550 के बीच में आपकी रेजिस्टेंस रहने वाली है। बैंक निफ्टी की बात है, देखिए बैंक निफ्टी अभी भी एक शेड बेटर है और मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी में अभी भी ब्रेकडाउन नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी हायर लोज बना रहा है और जब तक 53,500 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी का ट्रेंड खराब नहीं है। और एक बार डॉलर रुपये लेकर आइए, मीनवाइल हम डॉलर रुपये पे बहुत क्रूशल लेवल के करीब आ गए हैं, 95 के नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। 95.03 इसको रिफ्रेश करिएगा, ये जो लो है ये 95.0350 दिखाना चाहिए अब आपको। हाँ, तो ये थोड़ी सी एक रिकवरी आ रही है डॉलर रुपये में, तो देखते हैं। बाकी जो फैसले आए RBI के, गवर्नमेंट के, वो सारे पॉजिटिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कम से कम इंटेंट तो है कुछ करने की। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन वीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू बताइए कैसा रहा आज का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? अनुज, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अनुज, बहुत क्लियर एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने अगर मुझे 2-3 स्टॉक्स भी पिक करने हो, बहुत क्लियर सेंस नहीं मिल रही है। स्ट्रेंथ अभी तक कायम है जहां पर, उसमें मैं एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को रखूंगा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अभी भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छा करते हुए, सिंस इसका मंथली वीकली सब काफ़ी सपोर्टिव है, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। हालांकि इंटरडे हाई से ये भी काफ़ी ट्रिम हुआ है, अगर मैं डाउन अबाउट 40 रुपीज़, बट स्टिल अगर आप देखें 1550 पे ये क्लोज इसका फरवरी 23 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट डिग्री में। ये लाजमी है कि इसमें ऑफलोडिंग थोड़ी सी हुई है, तो पहला स्टॉक जिस पर नज़र रखनी है पुट राइटर्स के कन्विक्शंस। हालांकि ऑप्शन एक्टिविटी कम है बट स्टिल थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है इस स्टॉक में, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। दूसरा स्टॉक पे रखूंगा, आपकी स्क्रीन पर जरा प्लीज़ लेके आइएगा, देख वो है एशियन पेंट्स। थोड़ा सा इन रेट सेंसिटिव से हट के दूर एशियन पेंट्स आज अच्छा कर रहा है और लगभग 2690 पे ये आप समझिएगा कि 91 पे इनफैक्ट है ना, लोडिंग इसमें भी ठीक ठाक है, 0.2% स्टॉक बड़ा है और ये अपने आपको अपने स्टेंडेमा की ट्रैजेक्टरी के ऊपर रखे हुए हैं और अब ये कल और परसों के स्विंग हाई को काट रहा है। तो 2677 पे एक स्टॉक ये जो कि बेहद इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। और दूसरी बात है, अगर आप शॉर्ट और वीक कुछ कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं तो लेट्स सी फोर्स मोटर्स। कल एक रिवर्सल था, कल एक कैंडल रिवर्सल क्रिएट हुआ इसमें, लेकिन वो कैंडल रिवर्सल आपको कहाँ तक ले गया, 200 EMA तक, और उसके बाद एक बार फिर से कोलैप्स आज ऑलमोस्ट। एशियन पेंट्स नहीं, फोर्स मोटर्स कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ रखिएगा। इट्स 18325 ट्रेडिंग एट डे लो, एग्जैक्टली इसका रिवर्सल आया 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से और डे लो पे ट्रेड कर रहा है। और जरा प्लीज़ एक बार OI रखिएगा इस पर, प्लीज़ एक बार OI रखिएगा। ये देखिए 1275 शेयर यहाँ पे घटे, तो ऑफ लोडिंग कल के सारी अगर आप देखिए जो लोडिंग हुई थी लॉन्ग साइड पे वो होती हुई। अनुज, आज ये बाजार के गिरने का एक कारण आपने बताया है ना, क्या ये जो जेसिक पे आपको एक रिबेट मिली है FIIs को, जो छूट मिली है, क्या ये सुबह सुबह प्राइस में थी, क्या बाजार कुछ और चाहता था, या फिर अब अल्टीमेटली आपको LTCG और कैपिटल गेन टैक्स से FIIs को कम्प्लीटली छूट मिलेगी तभी कोई राहत होगी, मतलब जेसिक वाले से काम नहीं चलेगा, मतलब कहना क्या चाह रहा है बाजार ये? देखिए पहली बात तो बाजार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ हर आधे घंटे के 1 घंटे के मूव को रीज़न देना बंद कर दें, ठीक है। और हर आधे 1 घंटे में मतलब अब मार्केट क्यों चला क्यों नहीं चला, ये सब चीज़ें, मतलब फैक्ट ये है कि
ओवर अ मीडियम लॉन्ग टर्म मार्केट जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है इस समय, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात वीरू, मैं आपकी सवाल को अगर आसान भाषा में समझाऊँ, मैंने ये बात पहले भी समझाई थी। ये ना एक, आप इसको इस तरीके से लें, एक इंजन है, उस इंजन में कहीं जंग लगा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो जंग कहाँ लगा हुआ है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप पूरे उसमें तेल डाल रहे हैं, पूरे इंजन में तेल डाल रहे हैं, जबकि आपको वो जगह एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पे तेल डालना है। अब उसमें इशू क्या है, अब जब आप तेल डालते हैं तो जहाँ पे जंग लगा है वहाँ भी तेल पहुँच रहा है, तो वो कुछ समय के लिए वो इंजन चल जाता है, लेकिन अब क्योंकि आपको वो एग्जैक्ट जगह नहीं पता, आपका कनस्तर तो खाली हो जाएगा। तो वो कनस्तर डाला आपने, वो कुछ समय के लिए इंजन तक पहुँचा, वो चल गया इंजन, लेकिन वो आपका तेल ख़त्म हो गया, तो अब आपको नया कनस्तर लेके आना पड़ेगा, तब तक इंजन वापस रुक जाएगा। तो ये हमारी मार्केट ना उस तरीके की हो चुकी है कि आपको एक नया कनस्तर लाना है, इंजन उसमें डालना है तेल, और जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर वो चलेगा। तो ये मार्केट, अब आप कहेंगे कि ये आ गया, मार्केट को अब चाहिए कि STCG पे कुछ आ जाए या LTCG पे कुछ आ जाए, सरकार अगर वो कर देगी उसके बाद आपको चाहिएगा कि कुछ और आ जाए, ठीक है। लेकिन देखिए फेजेस है मार्केट के, इस समय एक मार्केट का ख़राब फेज चल रहा है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट में सब कुछ ही ख़राब है। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब मार्केट होती तो रोज़ हम 1:4, 1:5 इस तरीके की मार्केट ब्रेथ देख रहे होते हैं ना। मार्केट ब्रेथ मोर और लेस ठीक ठाक रहती है पूरे दिन। हाँ, टुवर्ड्स द एंड जरूर थोड़ा सा गैप बढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर दिन हमने ज़्यादातर एडवांसिंग स्टॉक्स, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के से ज़्यादा ही ऊपर रहे हैं। तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। राइट सर, वीरू सर के सवाल में कुछ और ऐड करूँगी। मतलब ये जो कदम उठाए गए हैं, 6 डिसीजंस जो लिए गए FIs को वापस लाने में भारत में, साथ ही रुपए को और मजबूत करने में, ये इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, और ये कितना टाइम टेकिंग है? क्या ये इसकी गति थोड़ी धीमी होगी और वैसे ही बाजार रिएक्ट करेगा? क्योंकि इमीडिएट हमने कोई ऐसा एक्शन तो देखा नहीं मार्केट में। नहीं, इमीडिएट तो कुछ नहीं होता बाजार में, लेकिन टाइम तो हर चीज़ में लगता है। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, मार्केट में कॉन्फिडेंस, ऐसे और 3-4 स्टेप्स आए तो उसके बाद फिर अपने आप आता है, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। चलिए खैर, एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज फिसड्डी स्टॉक्स लेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा गिरा है। फिसड्डी स्टॉक में सबसे ऊपर हिंदुस्तान जिंक, चांदी की कीमतों में गिरावट का असर क्लियरली आपको देखने को मिला, और 3-4 दिन पहले से हमने इस पर थोड़ा सा नेगेटिव भी लिया था, श्रेया बिग स्टॉक्स में भी लिया था इसको नेगेटिव में। इसके अलावा BSE, एंजल वन और MCX, जो RBI का फैसला आया, जो RBI ने कहा कि MTF के बयान के बाद कि वो स्ट्रिक्टली लागू होंगे, वहाँ उसके बाद थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आई। रफ्तार के घोड़े मुझे ज़्यादा मिले नहीं, सिर्फ एक मिला, अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन में लगातार शानदार तेज़ी, और पूरे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में इनफैक्ट शानदार तेज़ी है। लगातार हमारा 1 महीने से पॉजिटिव व्यू भी रहा है अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर। आपको याद होगा जब वो DOJ वाला मामला आया था, एक हमने व्यू लिया था कि अदानी ग्रीन और अदानी एंटरप्राइजेस, ये 2 स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हैं इस वजह से। और लेकिन इनमें आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे, इनमें आपको लेके बैठना पड़ेगा, और लगातार तेज़ी रही है उनमें। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स है और आज के कार्यक्रम का क्रम। मार्केट प्रेशर में से तो शुरुआत करूंगी मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली आज के सेशन में हमें देखने को मिली, आपके स्क्रीन पर आएंगे। चौतरफा बिकवाली है मार्केट में, और आप देखें विप्रो आज लगभग 3.5-4% की गिरावट हमने यहाँ पे देखी। टाटा स्टील निफ्टी में गिराई है, ध्यान रखिएगा। टाटा स्टील 2.5% के करीब गिरकर कामकाज कर रहा है, और पूरा मेटल पैक आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, तगड़ा मुनाफा वसूली। इनफैक्ट ट्रेंड में भी हमने गिरावट देखी। इसके अलावा फिर से आपको मेटल स्पेस से हिंद, जिंक, नैल्को और वेदांता नजर आएंगे, जहाँ पर 5.5-6% की गिरावट है। और BSE पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस प्रॉप ट्रेडिंग और MTF वाले बयान के बाद टूटता हुआ नजर आया, और आगे शो में और डिटेल में समझेंगे कि कैपिटल मार्केट स्पेस में आज ये डेंट पड़ा क्यों है। तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में FMCG पैक से आपको HUL नजर आएगा, जो कि 1.5% अप है। SBI लाइफ, और शुरुआत से ही आज ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स है वो चलते हुए नजर आए आज के सेशन में। तो बजाज फाइनेंस भी लगभग 1.5% ऊपर, और अदानी पोर्ट्स तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। अदानी ग्रुप में अच्छी खासी तेजी, हमने अभी चर्चा की। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस फायदा में दिखे, टॉप गेनर बने हुए हैं 5.5-2% की तेजी के साथ। और कल्याण ज्वेलर्स में आज खरीदारी, कल के भी सेशन में टाइटन के बाद हमने देखा था ये चलता हुआ। और टोरेंट फार्मा भी 2.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि आज शो में होगा क्या। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगी मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोदार जी,
टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, अमित सेठ, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर लक्ष्मण जी से जानेंगे कि एफपीआई और एफआईज की क्या बड़ी राहत मिली है इनफैक्ट। और 2:25 पर आशीष वर्मा से समझेंगे एमपीसी में क्या खास रहा। इसके बाद 2:30 आशीष त्रिवेदी से जानेंगे कि ब्रोकर्स पर आरबीआई ने क्या सख्ती दिखाई। और 2:35 पर आशीष से ही समझेंगे कि ड्रोन कंपनियों के शेयरों में तेजी क्यों है। 2:40 पर ऊपर बताएंगे जेफरीज पोर्टफोलियो से कौन इन और कौन से स्टॉक्स आउट हुए हैं। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी। 3:05 पे अनुज जी से स्ट्रैटेजी लेंगे मंडे के लिए। 3:10 पे होगा डेली रूम चेक। 3:15 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। और 3:20 पर नुपुर आपको बताएंगी अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक स्टॉक शॉर्ट होना चाहिए और स्टॉक का नाम है मेटल पैक से हिंडाल्को। हिंडाल्को में वीकनेस है और लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 1094 के आसपास ट्रेड करता है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1105 का, करीब ₹9 के स्टॉप आ। डाउनसाइड टू 1080 पॉसिबल है। हिंडाल्को वीक। हिंडाल्को अगर आप देखें वीक सेल, और आज सुबह फर्स्ट टिक से अगर आप देखें पूरा का पूरा मेटल्स जो है वो रिसीव प्रेशर। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए टोरेंट फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टोरेंट फार्मा में अगर आप इंटरडे चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। आज स्टॉक ने भी 10-22 मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है, तो आई थिंक यहाँ पर रैली और बन सकती है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी और 4390 4390 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 4550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहें तो 4500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 97 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 69 का स्टॉप लॉस लगा लें और 150 के टारगेट सेट कर लें। टोरेंट फार्मा डेज हाई पर 2.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ माइनस की पिक हो गई। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। मेरी पिक भी फार्मा स्पेस से रहेगी। डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कल के हाई को भी स्टॉक ने निकाला है, तो डॉक्टर रेड्डी को एज ए पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। 1282 के आसपास खरीदे, 1269 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1310 तक के टारगेट्स डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए डॉक्टर रेड्डीज, दो फार्मा के स्टॉक्स हो गए, टोरेंट और डॉक्टर रेड्डीज। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी आपकी पिक आज के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरा ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा। टाटा स्टील को सेल करना है। यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बुलिश पुलबैक आया था जो कि फेल हो गया। चार्ट ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है और पिछले 6-7 दिनों की जो रेंज है, जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है, वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गई है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक लगभग फ्यूचर्स में 197 तक के लेवल्स विजिट कर सकता है। तो 203 में शॉर्ट करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 206 रुपीज। ओके, टाटा स्टील अगर आप देखें सेल, और यहाँ पर भी एक और मेटल्स पे सेल आई। सोमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा सेल ट्रेड होगा ऑन HCL टेक। HCL टेक में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड है, बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है 4 ट्रेडिंग सेशन पहले। बाउंस था, वो बाउंस कंप्लीट होके फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है डेली चार्ट्स पर। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1190 और नीचे में मेरा टारगेट होगा 1070। HCL टेक यहाँ पर भी बिक वाली की राय सोमिल जी की तरफ से। तो 2 बाय साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी सेल साइड की ट्रेड रिकैप करूंगी थोड़ी देर में। उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में वो समझ लेते हैं। स्नेहा जी जुड़ रही है हमारे साथ। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए मैम आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून। तो मेरी इन्वेस्टमेंट आइडिया फार्मा स्पेस से ही है। मैं ग्लैंड फार्मा को पिक करूंगी। ग्लैंड फार्मा ने आफ्टर कई क्वार्टर्स के बाद ये सेकंड क्वार्टर है जहाँ पे एक अच्छे नंबर की प्रदर्शना की है। एंड उसमें अगर हम देखें तो इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इनफैक्ट वो 12 क्वार्टर हाई है एंड ओवरऑल काफ़ी सुपीरियर रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। तो ये जो हुआ है लार्जली बिकॉज इन्होंने काफ़ी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए जहाँ पे इन्हें अच्छी सक्सेस मिली है एंड उनमें मार्जिन
भी बेटर है, प्लस ये CDMO स्पेस की तरफ इन्हें अच्छी सक्सेस मिली है और ये GLP-1 अपॉर्चुनिटी के भी बेनिफिशियरीज है, जिससे FY27 में इनके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की पाइपलाइन जो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स को वो आगे और स्ट्रेंथन करेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ग्लैंड फार्मा रहेगी, जहाँ पे एटलीस्ट आप 20% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर नेक्स्ट 2 years। इसमें टारगेट प्राइस रख सकते हैं 2300 की। ठीक है, ग्लैंड फार्मा 2300 की इनिशियल टारगेट प्राइस के साथ इसे देख सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट आइडिया है आपका 2 साल के नज़रिए से। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए आप। टेक्निकल कॉल्स हिंडाल्को के साथ शुरुआत की। गाबा सर ने यहाँ पे बिकवाली की राय रखी है, 1080 के नीचे की टारगेट वो सुझा रहे हैं आपको और 1105 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ है तो टोरेंट फार्मा अच्छा लग रहा है। 4550 के टारगेट के लिए देखिए, 4390 का स्टॉप लॉस। अरुण जी ने डॉक्टर रेड्डीज इसी स्पेस से चुना है जहां पर स्ट्रेंथ है, 1310 1269 का स्टॉप लॉस। और अमित जी ने टाटा स्टील अगेन मेटल पैक से चुना है जहां पर उनको वीकनेस नजर आ रही है। 197 के नीचे के टारगेट हैं, 206 का स्टॉप लॉस लगाना है। बिकवाली की राय जाहिर तौर पर। सोमिल जी भी HCL टेक चुन रहे हैं बिकवाली के लिए IT स्पेस से, जहां पर आज कमजोरी देखने को मिल रही है। 1070 के नीचे के टारगेट हैं, 1190 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में स्नेहा जी ने ग्लैंड फार्मा चुना है, उनका इन्वेस्टमेंट आइडिया 2 साल के नजरिए से रख सकते हैं आप इसे। खरीदारी की राय इन स्तरों पर। मार्केट तो वैसा ही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है सर। फार्मा और साथ ही रियल्टी पैक में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। हमने शुरुआत में रियल्टी पैक में देखा था बाजार जैसे भी था, लेकिन रियल्टी पैक के काउंटर्स अच्छा कर रहे थे। रियल्टी ये सर सीसॉ पैटर्न देखने को मिला है, उतार चढ़ाव लगातार रहा है। इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर किसी को निवेश करना हो या कोई अप्रोच लेनी हो तो वो कैसे लें? बहुत टफ है इसका जवाब देना, ऑनेस्ट स्पीकिंग। पता है क्यों? क्योंकि बहुत हाई बीटा सेक्टर है ये, और रेट सेंसिटिव्स में सबसे ऊपर है ये। अब आगे जाके देखिए रेट तो बढ़ेंगी आगे जाकर, इस पॉलिसी में नहीं बढ़ी लेकिन आगे तो बढ़ेंगी। तो और प्राइस एक्शन भी आपको ये कह रहा है कि थोड़ा तो यहाँ पर नेगेटिविटी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है श्रेया, थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे इसी स्पेस में कई स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे वैल्यूएशंस हैं, वो कई स्टॉक्स महंगे हैं, तो थोड़ा सा आपको एक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रखें, वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और आज की सबसे बड़ी खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले विदेशी निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार और RBI ने मिलकर कई कदम उठाए हैं। सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, FIs को G-Secs में निवेश पर कैपिटल गेंस में जो छूट दी है, और NRIs के लिए भी जो लिमिट बढ़ाई गई है। इन सब की डिटेल्स लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। तो एक बार डिटेल में ज़रा आसान भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, आज क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। देखिए, इसको दरअसल 2 हिस्से में बांट कर देखते हैं। पहला FIs की बात करें तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, दरअसल सरकार को जब पैसा जुटाना होता है तो सरकार बॉन्ड जारी करती है। तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड में जब विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो 2 तरह के टैक्स सरकार उनसे वसूलती है। एक जो उनको ब्याज मिलता है उस पर उनको टैक्स देना होगा, और दूसरा उस पर जो रिटर्न मिलता है, कैपिटल गेंस होता है, उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने आज अध्यादेश जारी करके ये फैसला लिया है कि उनके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनको जो कैपिटल गेंस होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, उनको करीब 20% के आसपास विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, वो विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आज के अध्यादेश में सरकार ने इसको साफ किया है। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये कब से लागू होगा तो बता दूं कि जो इंटरेस्ट, जो कैपिटल गेंस 1 अप्रैल या उसके बाद हुआ है उस पर यह लागू होगा। ध्यान दिएगा, अध्यादेश आज जारी हुआ है लेकिन ये लागू माना जाएगा 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल और उसके बाद से जो भी उनको ब्याज मिला है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, जो भी रिटर्न मिला है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, कैपिटल गेंस हुआ है, उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पर उनको कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है, जो G-Sec में निवेश किया जाता है, उस पर भी सरकार ने टैक्स में इसी तरीके की छूट देने का फैसला लिया है। इसके अलावा अगर समय हुआ तो बताऊंगा कि NRIs के लिए भी सरकार ने कई सारी रियायतें यहाँ पे दी हैं। बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी, नहीं समय हमारे पास दूसरा सवाल एक ये भी था कि जो LTCG और STCG पर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसमें कुछ एक्सपेक्ट करें या अभी के लिए बस इतना ही सरकार की तरफ से?
देखिए मुझे लगता है जो दर्शक हमारे हैं, समझदार दर्शक है, पहला तो काम आप व्हाट्सएप वगैरह मत देखा करिए, यूनिवर्सिटी से मत जाइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। इस पूरे प्रक्रिया को, फैसले को मैंने काफ़ी करीब से फॉलो किया है। जब से इस पर कंसिडरेशन शुरू हुआ, विचार शुरू हुआ, कभी भी LTCG घटाने या STT घटाने या हटाने का कभी कोई प्रस्ताव एक्टिव कंसिडरेशन में था ही नहीं। एक विकल्प सरकार के पास था, लेकिन पिछले एक आध महीने में जब से चर्चा शुरू हुई तो LTCG घटाने या हटाने या फिर STT हटाने की कोई चर्चा या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार हुआ ही नहीं था। मार्केट बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, लेकिन सरकार का मानना था कि वो कदम बहुत फायदा नहीं देगा, हो सकता है कुछ हद तक वो नुकसान ना हो जाए, इसलिए सरकार ने उस तरफ कोई कदम अध्यादेश में नहीं लिया है। अब मुझे लगता है कि तत्काल इस पर कोई फैसला होगा कहना बड़ा मुश्किल है। वैसे ये फैसले काफ़ी गोपनीय तरीके से तय किए जाते हैं। काफ़ी गोपनीय तरीके से किए जाते हैं फैसले। शुक्रिया लक्ष्मण जी, आते रहेंगे आपके पास और इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए जो बात लक्ष्मण जी ने एक्सप्लेन की है ना, बहुत सिंपल है। सरकार चाहती है कि थोड़ा सा पैसा जो है वो आपका बाहर ना जाए और यहाँ रहे। तो उससे पहले आपको याद होगा गोल्ड पे जब इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह की गई थी, अब ये एक इंसेंटिव है लोगों को कि आप यहाँ पे पैसा लगाइए। आप पैसा लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट पे भी कुछ टैक्स नहीं लगेगा, आपका जो गेंस होगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और देखिए बाहर भी जो लोग रहते हैं ना, एक तो ये फैक्ट है कि जो कई NRIs हैं वो ज़्यादा देशभक्त हो जाते हैं NRI बनने के बाद, है ना। उनको लगता है कि थोड़ा सा हमारे देश में भी पैसा लगाएं तो थोड़ा सा कुछ हम भी हेल्प कर सकें। अब फिजिकली तो हेल्प कर नहीं पा रहे, कुछ मॉनेटरी हेल्प कर दें, तो चाहते हैं कि थोड़ा पैसा लगाएं, लेकिन वो उनके लिए लिमिट लगी हुई है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस लिमिट को बेसिकली बढ़ाया जा रहा है ना, ताकि थोड़ा सा अब वो भेजेंगे तो वो डॉलर में भेजेंगे, वो डॉलर भेजेंगे तब यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो है ना। इसके लिए आप अगर आईफोन खरीदती हैं बाहर से या गोल्ड खरीदती तो आपको तो डॉलर देने पड़ते, तो आप ज़्यादा रुपए देंगे तब जाके वो डॉलर मिलता है ना। बाहर से अगर पैसा अंदर आएगा तो सीधा डॉलर आएंगे। तो वो सारा का सारा मामला जो है जो ये आज हुआ। और जैसे लक्ष्मण जी ने एक और चीज़ कही, आई थिंक अफवाहों पे ना जाएं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना जाएं। STCG और LTCG को लेकर अभी तक तो कोई मुझे लगता है कि प्रपोजल है, हाँ एकदम ही PMO लेवल पे कुछ डिस्कस हो रहा, कल को कुछ आ जाए तो नोबडी विल नो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ मिला है। राइट सर, कुछ तो रिलीफ मिला है और ज़रूरत भी थी इस बाजार को इनफैक्ट ऐसी खबरों की। तो अब देखने वाली बात होगी, जो भी अपडेट आप इस पूरे मुद्दे पर समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, आप देखिए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़। इनफैक्ट ये तो हमने बात कर ली कि FIs को वापस लौटाने के लिए, भारत में वापस लाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आज मॉनेटरी पॉलिसी में बातें कही उसकी कर लेते हैं। तो RBI ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी में ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है जबकि महंगाई का अनुमान बढ़ाया है। तो RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कुछ कहा, पूरी डिटेल एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छी तरीके से आशीष जी से। आशीष जी गुड आफ्टरनून, और बताइए बड़ी बातें आज RBI मॉनेटरी पॉलिसी में क्या थी? जो आपने कहा वही थी, उसी को एक्सपैंड कर देता हूं। एक्चुअली जैसी परिस्थितियां हैं उस लिहाज से जो कर सकता था RBI, जो एक्सपेक्टेड था हूबहू वैसे ही RBI ने स्टेप्स उठाए। कोई पैनिक बटन पुश नहीं किया, प्रेस नहीं किया। एक्सपेक्टेड था कि इस बार ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, 5% पे रेपो रेट बरकरार रखी जाएगी जैसे पिछली 2 पॉलिसीज में भी हो रहा था। तो थर्ड पॉलिसी स्टेटस को पॉलिसी आपकी स्क्रीन पे, और यूनानिमसली 6 के 6 मेंबर्स ने वोट करा स्टेटस को की तरफ। दूसरी बात स्टैंड्स को लेकर थी, और ये बात कर ही रहे थे हम लोग पिछले कुछ दिनों से कि ना दरों में छेड़छाड़ होगी ना स्टैंड्स में कोई बदलाव होगा, वो न्यूट्रल का रुख कायम नजर आएगा। लेकिन हां, वो मैक्रो इकोनॉमिक मैथ देखते हुए RBI का ओवरऑल टोन और जो स्ट्रक्चरल रिविजन्स करें उसको देखकर आप इस पॉलिसी को कह सकते हो एक हॉकिश होल्ड है ये पॉलिसी। दरअसल RBI ने करा क्या, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन सबसे बड़ी चुनौती हैं। GDP के ग्रोथ अनुमान जो पूरे फाइनेंशियल ईयर FY 27 के लिए पहले 6.9% पे थे, रिड्यूस करके 6.6% पे ले आए। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस बढ़ा दिए गए, वार्न करते हुए कि अपर टॉलरेंस बैंड की तरफ जाएगा जो कि 5 से 6% का है। तो 4.6% से बढ़ के 5.1% का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन होता हुआ नजर आएगा। वैसे ये दोनों एक्सपेक्टेड थे कि ग्रोथ प्रोजेक्शंस रिड्यूस हो होंगे, इन्फ्लेशन इंच अप किया जा रहा होगा। और इसमें एक अपसाइड रिस्क मेंशन करी गई है कि सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस के आइडिया नहीं कहां तक कितनी और दिक्कतें बढ़ेंगी, मॉनसून की अनिश्चितताएं होंगी, एल नीनो का इंपैक्ट फूड प्राइसेस पे होगा। ये सब इन एस्टिमेट्स के लिए अपसाइड रिस्क के तौर पे आप देखिए। दूसरा,
जैसे अभी लक्ष्मण बहुत सारी डिटेलिंग मेंशन कर रहे थे, दरअसल वो स्लू ऑफ कैपिटल मेजर्स जो हैं फ्लो के, वो आरबीआई ने अनाउंस करे। जो FAR फुल्ली एक्सेसिबल रूट्स जो सिक्योरिटीज यूनिवर्स का है, उसको दायरे को एक्सपैंड करना, FPI के कंसंट्रेशन नॉर्म्स को ईज करना, यानी कि वो जो माइक्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको ईज कर देना, NRI OCI इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को बढ़ाना, इवन कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी CPSCs के लिए खोलना, ये सब कदम उठाए गए। और आर्ग्यूबली सबसे एग्रेसिव मार्केट ओपनिंग पैकेज है केंद्र सरकार और RBI का मिला के, जो आपने आज देखा। जी हाँ, कहते हैं इसे कलेक्टिव एफर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप आशीष, RBI की पॉलिसी की पूरी की बारीकियां समझाने के लिए। मीनवाइल ऐसा नहीं कि मार्केट क्रैक हुआ हो, थोड़ा सा अगर आप देखें जब इस कार्यक्रम में हम आ रहे थे तो थोड़ा सा क्रैक हुआ, मतलब उस 23,350 के जोन को वायलेट किया था, लेकिन फिर रिकवर हो रहा है और एटलीस्ट थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी उसको वायलेट नहीं किया, और हाँ ऊपर से अगर आप देखें थोड़ा ट्रिम हुआ, बट कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को अब तक वायलेट नहीं किया है। कुछ स्टेट्स की बात कर लेते हैं अनुज ने, और मैंने एक स्टॉक मेंशन किया था अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, लेके आइए और रखिएगा जरा इसका मोमेंटम। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी शार्प, 2-3 स्टॉक्स रखता हूँ। लुक एट लॉरस, लुक एट अदानी ग्रीन, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर, अदानी एनर्जी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ये आपकी रीडिंग क्या कह रही है मानस? कुछ ही पॉकेट्स हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है, कुछ ही पॉकेट्स हैं जहाँ की डिप को बाजार हाथों हाथ ले रहा है। लुक एट शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग इन दिस स्पेस। आपका टेक इनमें से अगर एक कैरी करना हो मंडे मॉर्निंग के लिए या फिर अगले कुछ सेशन के लिए, तो आपको किस पे कन्विक्शन बन रहा है? आज मानस भी म्यूट बटन की टेस्टिंग कर रहे हैं। मानस म्यूट पे हैं आप। माफ करिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पहला स्टॉक है जहां पर मेरा समझना है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 1550 के लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो एक बढ़िया पिक हो सकती है। आपको स्टॉप लॉस 1519 के नीचे लगा के रखना है और 1700 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। और इसी क्षेत्र में, इसी ग्रुप में अदानी ग्रीन्स, यहाँ पर भी चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं। हर करेक्शन पे 10 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में पोटेंशियल है 1575 के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो पोजीशन ट्रेड को यहाँ पर भी ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 1479 के नीचे लगाना है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन दोनों पसंद आ रहा है चार्ट्स पर काफी, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है। कैश कॉल मुझे पता आप लेना चाह रही हैं, उससे पहले डॉलर रुपी 95 के नीचे आया है। बड़ी न्यूज़ है, इसको जरा बिग ब्रेकिंग में फ्लैश करिए, क्योंकि जब हम गिरता है डॉलर रुपी तो फ्लैश करते हैं ना बिग ब्रेकिंग में, तो रिकवरी आ रही है तो वो भी फ्लैश होनी चाहिए उस हिसाब से। और इम्पॉर्टेंट है ये 95 के नीचे आना, और ब्रेंट 94.78 रुपी, डॉलर 94.98, और थोड़ी सी मार्केट में भी रिकवरी आ रही है। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट लेकर आइए इंटरडे में, और फिर से देखिए हम 23,300 के ऊपर आ गए। क्लोजिंग बेसिस पर हमने 23,300 की बात की थी, 23,282 से 23,359। थोड़ा सा और पुश मिल जाए अगर यहाँ से डॉलर रुपी से, तो थोड़ा सा बात बन जाए। श्रेया, चलिए अब आप ले लेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स है क्लोजिंग के लिए, 23,300 के ऊपर क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से रुपये में मजबूती लौट रही है, ये कहीं ना कहीं अब सेंटिमेंट थोड़ा सुधार सकता है बाजार का, नजरें रहेंगी यहाँ पर भी। लेकिन वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का, तो कैश कॉल्स ले लेते हैं गाबर सर, अमित जी और सोमिल जी से। तो गाबर सर बताइए, कैश में फिर कौन सा काउंटर देखा आपने? श्रेया, मैंने चुना है जेबी फार्मा केमिकल एंड फार्मा, ट्रेड करा 2173 पर। जेबी केमिकल टॉप लगाएंगे करीब 2160, 13 रुपए का, 73 का, तो टारगेट रहेगा 2200। जेबी केमिकल एंड फार्मा। जेबी केमिकल एंड फार्मा, ये होगी गाबा सर की पिक। अमित जी, आपके पिक कैश में? जी अनु जी, मैं इप्का लैब के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे हम काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ 1-2 दिनों से देख रहे हैं। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंज ब्रेकआउट आल्सो। 1644 का इसका प्राइस है, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1615 रुपीज का, और टारगेट रहेंगे 1700 रुपीज के इप्का लैब पे। ओके, इप्का लैब 1644 पे। सोमिल, आपका कैश ट्रेड?
मेरा कैश ट्रेड होगा ACE एक्शन कंस्ट्रक्शन पर। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट्स। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। अच्छा मोमेंटम है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल आया है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है। इनफैक्ट इवन मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे 865 पर और टारगेट होगा 970। ओके, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये हो गई कैश कॉल्स। कविता जी इस पैनल में ऐड हुई हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी बताइए आपके पिक। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड होगा, दैट इज ऑन कोचिन शिपयार्ड। अगर आप वीकली डेली चार्ट सेटअप देखें तो अपने सारे एवरेजेस के नीचे सेटल हो रहा है। प्राइस रिजेक्शन आ रहा है कंटिन्यूअसली फ्रॉम दी एवरेज रेजिस्टेंसेस। यहाँ फर्दर अगर आप राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है ऑन एन इंट्राडे चार्ट टू। डाउन साइड मुझे लगता है 1432 1415 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए अंटिल काउंटर 1465 के नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रेशर विल बी देयर। ओके, कोचिन शिपयार्ड पे आपका टेक है यहाँ पर। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि अपने मल्टी ईयर लो की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं मेटल्स तो आज पूरा का पूरा क्रैक हो ही रहा है, बट मेटल्स के स्लाइड से बिल्कुल डिफरेंट मैं दिखाऊंगा आपके स्क्रीन पे। एक बार जरा रखेगा केन्सटेक का OI। आज के सबसे बड़े कोलैप्सिस में मेटल्स के साथ साथ अगर आप देखें एक्सचेंजेस हैं, कारण कुछ और है, MCX है और उसके बाद आता है केन्सटेक। जरा इसका OI रखिएगा प्लीज़। 2.5% नीचे लुक एट द लो जो अनलोडिंग हुई है इसमें 33% का OI शेयर हुआ है यहाँ पर। सौमिल, आपका व्यू क्या कह रहा है? अब यहाँ पर एक इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है और ये ऑलरेडी मल्टी ईयर लो और ये लो है जून 2024 का जो हम वैलिड कर रहे हैं। आपका सेंस क्या कह रहा है? आपको अपनी डिलीवरी के साथ अपनी डिलीवरी को कैसे ट्रीट करना चाहिए अब, और कोई ट्रेड व्यू यहाँ पर? यहाँ पे डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे अगर आप देखें नवंबर 2025 से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। बीच में एक बाउंस आया था, अगेन वहीं से ही 200 डेली मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। आई एम नेगेटिव ऑन द स्टॉक। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मैं नेगेटिव रहूंगा। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का अगर ट्रेड लें तो एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 3260 और नीचे जो लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड है वो तो बहुत नीचे है, विच इज अ मीडियम टर्म टारगेट ऑफ अराउंड 2500 के आसपास। लेकिन इस समय मेरा टारगेट रहेगा 2850 तक का। केन्सटेक पर नेगेटिव कॉशियस व्यू सोमल जी का, मीडियम पर्सपेक्टिव से भी, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी और शॉर्ट टर्म में भी नजरिया थोड़ा कॉशियस ही है। डेज लो पर केन्सटेक कामकाज करता हुआ 2.5% की गिरावट के साथ। सिर्फ यही नीचे नहीं, आज एक बार कैपिटल मार्केट स्टॉक्स रखेंगे स्क्रीन पर। BSE देखिए आप, शुरुआत क्या अच्छी हुई थी इसकी, कल के सेशन में कितना अच्छा कारोबार कर रहा था BSE, लेकिन देखिए किस कदर टूटा, 4% नीचे वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। एंजल वन रखिए, यहाँ पर भी 2.5-3% की गिरावट नजर आएगी आपको। लेकिन बड़ा सवाल, अहम सवाल ये कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में आज इस कदर मुनाफा वसूली क्यों देखने को मिल रही है, क्या वजह है? तो अब प्रॉप ट्रेडिंग और MTF फंडिंग नियमों में कोई रियायत नहीं देने का ऐलान आज हुआ है। इसके चलते ये गिरावट डिटेल में समझ लेते हैं ये खबर को। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो मार्केट को पता था कि ये होना ही है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी। अब दरअसल आप देखें तो RBI ने आज साफ कर दिया है कि ये जो नए रूल्स हैं लेंडिंग वाले ब्रोकर्स को प्रॉप ट्रेडिंग के लिए, इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दरअसल ये नोटिफिकेशन तो फेब में जारी हो गया था और अप्रैल 1 से इसे एप्लीकेबल होना था, लेकिन क्योंकि इस ट्रांजिशन में ब्रोकर्स ने थोड़ा सा समय मांगा था, कैपिटल अवेलेबिलिटी है, कामकाज करने के पूरे तरीके में बदलाव आ जाएगा, इसी के चलते थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा लंबा समय मांगा था। लेकिन अब RBI ने कह दिया कि फर्दर एक्सटेंशन इनडायरेक्टली कह दिया नहीं मिलेगी, ये रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे और 1 जुलाई से ये नए रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। दरअसल ये ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ है, ब्रोकर्स के कामकाज की चीज़ है और प्रॉप ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इसका असर मार्केट पर हो रहा है, एक्सचेंजेस पर हो रहा है, ब्रोकर्स के लिए हो रहा है। इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। पहले दरअसल क्या होता था कि जो ब्रोकर्स होते थे अपनी प्रॉप ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे में जब स्पाइक आता है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है,
तब ऐसे में अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट बैंकों से पूरी कर लेते थे। और बैंक भी आप देखें तो हंस हंस के बड़ी खुशी से इन्हें जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर देते। इसमें कोई भी अगर गैप होता था उसे फिल कर दिया जाता था। इसी के साथ अगर आप देखें तो सेटलमेंट टाइमिंग के लेकर को भी जो गैप है, इसकी भी फंडिंग वो बैंकों से ले रहे थे। और इसके लिए जो बैंक गारंटीज है इसको फर्दर लेवरेज करके एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब दरअसल आप देखें तो शायद आरबीआई को थोड़ा सा ये रिस्की लग गया बैंकों को ऐसे फंड करना। इसी के लिए ये नए नियम जो है वहाँ पर ये जारी किए गए हैं, जिसमें अब ये इंट्राडे फंडिंग के लिए बैंकों से नहीं ले पाएंगे जो फंड्स अवेलेबल होते थे बैंकों के माध्यम से। साथ में अगर आप देखें तो जो बैंक गारंटीज हैं उसमें एडिशनल लेवरेज नहीं मिलेगी, वही 100% कैश इक्विवेलेंस के हिसाब से बैंक गारंटीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जो एमटीएफ के भी जो नॉर्म्स है ये स्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंकों का एमटीएफ लेंडिंग में योगदान आप देखें ना तो 1 से 2% के आसपास है और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, तो कोई खास बड़ा असर यहाँ पर एमटीएफ पर देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जो मूव है, ट्रांजिशन है, आपको सुनने में इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। दरअसल आप देखें तो ब्रोकर्स को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, खासतौर पर जो प्रॉप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स हैं उनको पता होगा कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट सडनली कोई स्टॉक बड़ा मूव दे गया तो उसके हिसाब से आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अब चाहे ब्रोकर्स हो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हो, आर्बिट्राजर हो और जॉबर्स हो, इनके लिए आप देखें तो एक इन्हें ऑल्टरनेट माध्यम यहाँ पर चुनना पड़ेगा, जिसके चलते उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इसका रिटेल क्लाइंट पर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला, रिटेल के लिए कोई असर नहीं है। कुल एफएनओ में प्रॉप ट्रेडर्स का तकरीबन 40% वॉल्यूम में योगदान होता है, तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स में चाहे ब्रोकर्स की तरफ से देखें या फिर एक्सचेंज की तरफ से वो देखने को मिल सकता है। और कुछ अनाधिकारिक रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो थोड़ा सा स्पेकुलेट करके बता रही है कि हो सकता है कि इस फैसले से वॉल्यूम्स में 15 से 20% का इम्पैक्ट आ जाए। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि आज सारे एक्सचेंजेस और साथ में कैपिटल मार्केट की पूरी थीम में गिरावट है। शुक्रिया आशीष जानकारी बताने के लिए, इतनी अच्छे तरीके से सामने रखने के लिए। बीएसई एंजल वन जैसे स्टॉक्स इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इस खबर तो पहले से ही थी मार्केट में, अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक नेगेटिव असर, लेकिन क्या जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट कहें तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है सर इन लेवल्स पर खरीदारी की, या फिर थोड़ा अभी कॉशियस होना पड़ेगा? देखिए श्रेया, खबर तो थी पहले से मार्केट में, लेकिन उम्मीद तो हमेशा रहती है कि शायद कोई रीथिंकिंग हो रही हो, कुछ हो जाए, वो नहीं हुई, तो इतना ही हुआ है। मार्केट का मूड माहौल भी खराब है थोड़ा सा। देखिए मेरा मानना ये है कि अभी हमारा जो देश है ना, हमारे देश में इस समय नंबर 1 प्रोफेशन बन चुका है ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो ये अब लोगों को और इसका चस्का लग चुका है, ये कहीं नहीं जाने वाला। और ये सब डिसअपॉइंटमेंट वगैरह आती रहेंगी, लेकिन ये कंपाउंडिंग स्टॉक्स बन चुके हैं और इनकी अर्निंग्स इसी तरीके से आगे कंपाउंड होती रहेंगी आगे जाते हुए। तो और वैसे भी स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं। अच्छा कितने चले भी तो हैं, ये देखें ना, बीएसई का स्टॉक जो है इस रन में, मैं पुराने में वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं ले रहा हूँ, अगर आप सिर्फ 2 साल का मुँह देखेंगे तो उसमें कितना चल चुका है स्टॉक, है ना, 4-5 गुना तो हुआ ही है। तो अब 4-5 गुना चलने के बाद स्टॉक्स में 10-15% की करेक्शन आ जाए तो क्या बड़ी बात है, वो तो हर स्टॉक में आती है, हर सेक्टर में आती है। तो ठीक है करेक्शन आ रही है, लेकिन हाँ अर्निंग्स पे देखिए, इम्पैक्ट इवेंचुअली अर्निंग्स पे आना चाहिए। जब तक अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं है तब तक स्टॉक पे इम्पैक्ट नहीं है, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आगे जाकर। स्नेहा जी से एक व्यू लें बीएससी पर। स्नेहा जी, बीएससी पर क्या व्यू होगा? देखिए मैं आपके बात से सहमत हूँ कि ये सब एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ के तौर पे इनफैक्ट इनको इग्नोर कर सकते हैं। जो मेजर इम्पैक्ट हम भी एक्चुअली जो इम्पैक्ट असेस कर रहे हैं वो रफली 10 to 15% का वॉल्यूम पे दिख सकता है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पिक्चर की बात करें तो जो ओवरऑल बीएससी है वो कई चीज़ों से बेनिफिट कर रही है। इनकी डेरिवेटिव्स में इन्होंने जस्ट अभी शुरुआत ही की है और वहाँ पे जोरों से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो वहाँ से इन्हें एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम इनके लिए ओपन हुआ है। दूसरी जब भी एनएससी की आईपीओ इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगी तो इनके लिए एक बड़ा वॉल्यूम बूस्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बीएससी को आप होल्ड करिए। इनकी जो स्टार एमएफ की जो प्लेटफॉर्म है
वहाँ पे इन्होंने स्टेबल बिजनेस से जनरेट करते हैं, तो कई सारे इनके एवेन्यूज है। डेफिनेटली मार्केट वॉल्यूम का इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, बट इनकी जो ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। Okay. एंड तो चलिए पॉजिटिव हैं बेसिकली बीएससी पर इस समय स्नेहा जी। मीनवाइल एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा, ग्रीन में आने की तैयारी कर रहे हैं हम। शार्प रिवर्सल मार्केट में, नीचे टिकर टीम को जरा अलर्ट पर रखिए कि थोड़ा चलाएं इसको। मार्केट में जो डे लो से रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी भी देखिए आप, बैंक निफ्टी अब वापस ग्रीन में आया और अब 250 पॉइंट ग्रीन में आ गया। और ये मैं जो बात कह रहा था ना, क्या होता है ना, एक हमारा ह्यूमन माइंड होता है कि हमें हर मूव को प्राइसिंग करना है, हर मूव को कैप्चर करना है। नहीं हो सकता। अब एक मतलब इस तरीके से आप देखिए अब क्यों आ गई रिकवरी। अब आप कहने को कह सकते हैं कि भाई डॉलर रुपये आ गया 95 के नीचे, उसकी वजह से आ गया थोड़ा सा। अब कहानी करने को कुछ भी कर लो, लेकिन जवाब हर जैसे कहते सवाल करने, लेकिन स्क्रीन पर रिकवरी आ रही है। अच्छी बात ये होगी, हमने बात की थी कि 23,300 बचा लें और 23,450 के ऊपर बंद हो जाएं। अगर 23,450 के ऊपर बंद हो गए तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रहेगी मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी से पहले। लेकिन रिकवरी अच्छी आ रही है मार्केट में और एक ही कैंडल में ये इस तरीके का मूव बना है। अगर आप देखें पिछले 5 मिनट की जो कैंडल थी उसी में ये मूव आया है। और एक बार जरा मैं देख रहा हूँ कुछ स्टॉक्स जो इस समय कोशिश कर रहे हैं मार्केट को इस तरीके से ऊपर लाने की। एक बार इंटरडे चार्ट रखिएगा ICICI बैंक का, इंटरडे चार्ट रखिएगा आप एक्सिस बैंक का। एक्चुअली बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आ रही है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों डे हाई पर आए। इसके अलावा और ITC में भी अच्छी रिकवरी आई एक्चुअली टुवर्ड्स द एंड। ITC अच्छा रिकवर कर रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस रखिएगा एक बार। अदानी एंटरप्राइजेस एकदम से डे हाई पर आया। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी, तो एकदम से मार्केट में निचले स्तरों से वापस एक अच्छी रिकवरी आई और अब आप 23,400 के ऊपर आ रहे हैं। आज का हाई था 23,516, आज का लो था 23,282। तो ठीक है, अब उस हाई और लो की रेंज के मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर है। बस थोड़ा सा और अगर दम लगे और आप 23,450 के ऊपर बंद हो जाएं तो आप फिर क्लोज अच्छा मान सकते हैं। फिर क्लोज अच्छा होगा क्योंकि फिर इतना सब कुछ होने के बाद, इंटरडे लोज टेस्ट करने के बाद एक और चीज़ होगी, हायर लो भी कंफर्म होगा। कल के लो के मुकाबले आज थोड़ा सा हायर लो लगा होगा, तो अच्छी रिकवरी इस समय मार्केट प्ले हो रही है। एक बार बैंक निफ्टी वापस रखिएगा क्योंकि ज़्यादा जो रिकवरी है वो बैंक निफ्टी में प्ले आउट हो रही है। और पिछले 3-4 दिनों से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ी कोशिश कर रहा है कि डे लोज की थोड़ी सी रिकवरी दिखाए। और अगेन आज का लो काफ़ी शानदार है, कल के लो से काफ़ी ऊपर है। आज का लो 54,140 और वहाँ से अच्छी रिकवरी आ रही है। चलिए धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे मानस जी से, अरुण जी से, सौमिल जी से। तो अरुण जी आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुसार अगेन फार्मा स्टॉक सही रहेगा। ज़ायडस लाइफ मॉर्निंग में भी दिया था, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम ज़ायडस लाइफ में रहना चाहिए। 1100 के कॉल ऑप्शन को लेने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 26-27 के आसपास है, तो 22 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1100 का ज़ायडस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 36 रुपए तक के ऊपर के टारगेट। ओके, ज़ायडस लाइफ 1100 की कॉल आप पिक कर रहे हैं। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए फेडरल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फेडरल बैंक में अगर आप देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अप मूव के लिए। तो 300 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 10 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 17 रुपए के टारगेट। ओके सोमिल जी, ऑप्शंस में आपके पिक? एक्चुअली मेरी पिक भी फेडरल बैंक ही थी। गिव मी 2 मिनट्स, मैं वापस आता हूँ आपके पास। फेडरल अभी थोड़ा सोमिल जी इंतजार करना चाहेंगे, फिर हम लेंगे धमाकेदार ऑप्शन उनसे। लेकिन कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ, क्योंकि मार्केट में रिकवरी हो रही है। तो कौन से काउंटर्स डेज हाई पर आते हुए एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। HUL तो शुरुआत से आज तेज है। सिप्ला रखिए, फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी, तो सिप्ला डेज हाई की तरफ आता हुआ। पारग्रिड 0.25% की तेजी के साथ यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक्सिस बैंक रखे एक बार स्क्रीन पर, और एक्सिस बैंक क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ, एक बार पूरा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखेगा स्क्रीन पर। यहाँ पर जिस कदर रिकवरी आई है, कौन से काउंटर सपोर्ट करते हुए बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक तो अच्छा रहेगा ही, कर ही रहा है, और साथ ही ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक। ठीक है सोमिल जी, पहले तो ये बता दीजिए धमाकेदार ऑप्शन में कौन सा पिक है आपका, फिर एक एक्सिस बैंक पर भी व्यू समझना चाहूंगी आपसे।
ये ऑन द फार्मा साइड, फार्मा में बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और अच्छी रैली वहाँ चल भी रही है और मुझे लगता है कि वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। सो फोर्टिस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फोर्टिस ने फिर से एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू किया है आफ्टर आफ्टर अ करेक्शन। यहाँ पर हम ये मंथ की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेंगे 960 का, जो इस समय 31.30 के आसपास चल रहा है। नीचे में 25 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 45 के। ओके, चलिए ये हो गया फोर्टिस हेल्थ केयर पर एक व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। ड्रोन शेयरों में आज काफ़ी शानदार तेज़ी है। ड्रोन से जुड़े हुए कई स्टॉक्स हैं जहां पर बड़े मूव्स हैं। आशीष के पास चलते हैं। पहले तो आशीष, कौन कौन से हैं ये स्टॉक्स और इसके बाद क्यों भागे, ये बता दीजिए जरा। बिल्कुल सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है और ये पूरा हफ्ता ये ड्रोन वाली कंपनीज के लिए बहुत अच्छा देखने को मिला। सबसे पहले लिस्ट आपके सामने रख देता हूँ। आप आइडिया फोर्ज को देखिए, ये तो 5% के सर्किट टू सर्किट चल रहा है। फंड रेजिंग का भी अनाउंसमेंट है। पारस डिफेंस को देखिए, एक हफ्ते के अंदर तकरीबन ये चल गया 12%। जेनटेक की बात करें तो 10% की तेज़ी है और पारस डिफेंस में भी तकरीबन आपको 6% का बड़ा मूव यहाँ पर नजर आया। डेटा पैटर्न जैसे जो स्टॉक्स हैं इनके लिए भी ज़बरदस्त मूव यहाँ पर पूरे हफ्ते देखने को मिला। अब दरअसल खबर क्या आई है, 3 जून को खबर आई थी रॉयटर्स के माध्यम से कि सरकार 20,000 करोड़ के मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट की तैयारी कर रही है और ये जो ऑर्डर्स है एडवांस स्टेजेस में। अब खास बात है कि इतना 20,000 करोड़ का अब तक का ड्रोन प्रोक्योरमेंट का सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिला है और इसकी जो डिलीवरी टाइमलाइन है 18 से 24 महीने के आसपास यहाँ पर तय की गई है। और आज ही अगर आप देखें तो आर्मी चीफ द्विवेदी साहब की तरफ से भी बयान आए थे कि कैसे वो धीरे धीरे इस ड्रोन सिस्टम्स को ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन में ले रहे हैं। तो अपने आप में इस पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर बन रहा है और स्टॉक्स में आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब आइडिया फोर्ज की बात करते हैं। ड्रोन सेगमेंट में तकरीबन 50% का मार्केट शेयर है, लेकिन पूरी तरीके से ये मिलिट्री ग्रेड के नहीं बनाते, डिफेंस वाले नहीं बनाते, सिविल ड्रोन्स का भी करते हैं और साथ में 500 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग को QIP के माध्यम से ये भी मंजूरी मिल गई। तो ये तो स्टॉक अलग ही लेवल पर चल रहा है। इसके अलावा आप देखें तो पारस डिफेंस एक ऐसा स्टॉक है जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है। ड्रोन स्पेस सेगमेंट में भी इनकी पकड़ बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। पिछले पूरे हफ्ते में देखें तो स्टॉक में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है और डेटा पैटर्न्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कारण ये कि कंपनी जो है सिम्युलेटर्स भी बनाती है, ड्रोन्स में भी है और बाकी के जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं इनके भी कामकाज इनका जुड़ा हुआ है। अब जेनटेक एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाता है क्योंकि ड्रोन्स के साथ साथ इनके पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि कैसे एक्सटेंसिवली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था और ड्रोन्स आप अटैक के लिए भी, डिफेंस के लिए और सर्विलेंस के लिए तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टॉक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पिछला पूरा हफ्ता देखें तो इन सभी ड्रोन स्टॉक्स ने ऊंची उड़ान भरी है। उसकी ऊंची उड़ान। और मैं आइडिया फॉर्ज देख रहा था, आई मीन गजब, जैसे कि आशीष ने बताया आपको यहाँ पे ये सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, सिविलियन अगर आप देखें तो ड्रोन्स भी बनाते हैं। ये आइडिया फोर्ज, एक बार जरा इसका चार्ट रखिएगा 6 महीने का। स्नेहा जी, आपका टेक क्या है? ड्रोन्स ओनली फॉर डिफेंस, देन ड्रोन्स फॉर डिफेंस एंड सिविल, और जेन के पास अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी एंट्री ड्रोन भी है। आपके मुताबिक क्या पिक करना चाहिए इस स्पेस से अभी भी? आई मीन क्योंकि स्ट्रेच तो काफ़ी आ चुके हैं, बट स्टिल आप किसके फेवर में अभी? देखिए, हमारा कवरेज में जेन टेक्नोलॉजी और डेटा पैटर्न्स है स्पेस में। तो उस स्पेस में मैं जेन को पिकअप करूंगी क्योंकि जेन की जो Q4 की नंबर्स थी वो काफ़ी शार्प इम्प्रूवमेंट, इनफैक्ट सॉरी नंबर्स इनकी वीक थी, बट इन्होंने जो रीजनिंग दी थी उससे समझ में आया था कि इनकी कुछ एग्जीक्यूशन चैलेंजेस थे जो कि अब काफ़ी कुछ फेज आउट हो गए हैं। एंड FY27 में स्पेशली सेकेंड हाफ में इनके नंबर्स इम्प्रूव होने स्टार्ट हो जाने चाहिए। इनकी जो एंटी ड्रोन सेगमेंट में जो एंट्री है वो रिसेंट की ही एंट्री है, बट एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने ओपन अप करती है। एंड इनकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। सो होपफुली सेकेंड हाफ में जो कि कंपनी बता रही है इनकी एग्जीक्यूशन पिकअप होनी चाहिए और इनमें फिर एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी क्योंकि जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा तो इनके नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से क्योंकि FY26 वीक नोट पे क्लोज हुआ है, FY27 में ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो अगर कंपनी उस पर डिलीवर करती है तो ये यहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर सकता है।
आइडिया फोर्ज डेज हाई पर 5% आज भी ऊपर। इनफैक्ट मुझे याद है सर, 1 महीने पहले जब इसका नतीजे आए थे Q4 रिजल्ट और हमने ट्रैक किया था, आपने कहा था उस वक्त से पॉजिटिव व्यू लिया था और वहाँ से अब 60% ऊपर है सर ये आइडिया फोर्ज। क्या अभी भी व्यू इंटैक्ट है जिस कदर मूव्स मिल रहे हैं? आई थिंक करीब डेढ़ दो महीने पहले वो बात हुई थी श्रेया, बिल्कुल। और अब देखिए, ऑनेस्ट स्पीकिंग, तब ये नहीं पता था कि इतना भाग जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जब अच्छे नंबर्स आते हैं, कई बार होता है बहुत अच्छे नंबर्स पर हम एक व्यू लेते हैं कि इवन गैप अप के बाद भी लीजिए तो उसमें आपका पैसा बन सकता है, क्योंकि नंबर्स इतने शानदार दिखते हैं और विजिबिलिटी अगर शानदार दिखती है तो लगता है। जैसे हिटाची में हुआ था, हिटाची के जब नंबर्स आए थे, जब 16-17 हज़ार पे वो स्टॉक था, तब हैंड ऑन हार्ट ये थोड़ा पता था कि 36,000 का स्टॉक हो जाएगा 6 महीने में, लेकिन हो गया। ऐसे ही आइडिया फोर्ज, नंबर्स बहुत शानदार थे लेकिन स्टॉक डबल हो जाएगा, ये किसने सोचा था? लेकिन ये चीज़ें कई बार मार्केट में होती हैं। मतलब आप अगर सही टाइम पर अगर सही स्टॉक को अगर उसमें आप एंटर कर जाएं तो खैर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। चलिए एक काम करते हैं, चलिए 4 का चौका ले लेते हैं। पहले सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जायसवाल से, फिर चलेंगे कविता जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ है और मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा पोद्दार जी हमारे साथ हैं। तो चलिए मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए अदानी ग्रीन्स के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था और वहां पर वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1520 का कॉल ऑप्शन 71 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 54 का स्टॉप लॉस लगाना है और 100 रुपए के टारगेट से करें। ओके, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड हो गया मानस जी का अदानी ग्रीन, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 1520 की कॉल। कविता जी आपका FNO सुपरस्टार ट्रेड। तो लॉरस लैब के फ्यूचर्स को देखा जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है काउंटर। 1455 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, कंडीशनल बाय होगा। वंस ये 1458 के लेवल को अगर सरपास करता है तो 1480 के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए ना डे और 1440 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें। लॉरस लैब्स ये अच्छा लग रहा है, कविता जी को FNO सुपरस्टार में पिक हो गई। अमित जी आपका चार्ट का चमत्कार। श्रेया जी, मैं एम्बर एंटरप्राइज के साथ जाऊंगा। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखे तो एक पुल बैक आया था और उसके बाद हमने काफी दिनों का कंसोलिडेशन देखा 50 और 200 डेमा पे। ये कंसोलिडेशन से अब स्टॉक बाहर निकल रहा है, 10 और 20 डेमा के आज ऊपर है और मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसे बाय करना है हमें। स्टॉप लॉस रहेगा 7640 का और टारगेट्स एम्बर में रहेंगे 7900 के। ओके, स्नेहा जी आपका मिड कैप फंडा। मेरी मिड कैप फंडा है सिरमा LGS। सिरमा अपने ओवरऑल बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम सेगमेंट से निकल के इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इनकी झुकाव ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पे ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, मेडटेक को टारगेट कर रही है। और साथ ही में अगर हम देखें तो ये रिसेंटली PCB सेगमेंट में इन्होंने एंट्री ली है, इनकी प्लांट कमर्शलाइज होगी FY 27 में। PCB इनफैक्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% हम चाइना मार्केट पे रिलाई करते हैं, तो इंडिया के पास क्योंकि अच्छी खासी कॉस्ट एडवांटेज है, तो वहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं अपने प्लान्स को स्टार्ट किया है, उसमें सिरमा वन ऑफ देम है और एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने प्ले आउट होती है। तो मैं सिरमा को रिकमेंड करना चाहूँगी एट अ टारगेट प्राइस ऑफ 1300। ओके, सिरमा SGS। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड्स का, उसके बाद गुरमीत चड्ढा जुड़ेंगे हमारे साथ, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO। ओके, चलिए अब हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। गुरमीत जी, आज जो स्टेप्स आए, चाहे वो FII टैक्सेशन पर आया G6 पर, या फिर जो NRI और PIO इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आया, उसकी वजह से जो डॉलर रुपए में आज शानदार रिकवरी आई है, पहले तो उसको समझाएं हमारे व्यूअर्स के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है और उस पर आपकी रिएक्शन क्या होगी? अनुज, आई थिंक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं आज पॉलिसी में, RBI और गवर्नमेंट के सिंक्रोनाइज एक्शन है। सिंपल टर्म्स में भारत 2025 में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हुआ था। उसमें 2 रूट हैं, जनरल रूट है, फार है, फुली एक्सेसिबल रूट जिसे हम बोलते हैं। एक तो उसमें जो 20 बिलियन के आसपास हमें आया है 2025 से, उसमें से करीबन 12-13 फार रूट से है और $7-8 बिलियन जनरल रूट से है।
अवेलेबल लिमिट के हिसाब से ये बहुत कम है, 6-7-8% ही आया है। तो एफआई से आउटफ्लो नहीं हुआ है डेट का इतना, बट इनफ्लो जो होना चाहिए था नहीं हुआ है। तो उसका एक की इरिटेंट था विद होल्डिंग टैक्स। वो पहले 5% होता था, हमने उसको 20% कर दिया था, उसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया है और एलटीसीजी भी हटा दिए। तो इससे आपका ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन हो जाएगा और इस साल में, और इससे 15-20-25 बिलियन डॉलर के हमें डॉलर इनफ्लोज आएंगे। दूसरा, बैंक को अब आरबीआई ने हेज करना, आरबीआई हेज करेगा जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स है। एफसीएनआरबी में क्या होता था, 3-3.5% का आपको फॉरवर्ड प्रीमियम लेके हेज करना पड़ता था, तो एफसीएनआर का रेट अनअट्रैक्टिव हो गया था। अब वो 3-3.5% में से कुछ पार्ट बैंक पास ऑन कर सकता है। अगर एफसीएनआर डिपॉजिट डॉलर में या यूरो में आप 5-6%, 6.5% में भी कुछ बैंक ऑफर कर सकते हैं। और बहुत फॉरेन बैंक्स की लिमिट्स होती हैं, तो वो लेवरेज यूज करके जैसे आप जापानीज लाइबोर में बोरो करते हैं 3-3.5% पे, 4% पे और 6% इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 3-4 टाइम्स लेवरेज दे देंगे तो ओवरऑल यील्ड बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी 20-25-30 बिलियन डॉलर आना चाहिए। तो इसलिए आज रुपी आप देख रहे हैं क्लोजर टू 95 है, 96 की तरह, तो बहुत अच्छा रिएक्शन है। और पीएसयू लेंडर्स को भी ईसीबी उसमें छूट दी गई है, वो बोरो कर सकते हैं डॉलर टर्म। तो बैंक्स के लिए, पीएसयू लेंडर्स के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम होगा, ट्रेजरी इनकम भी बढ़ेगी, तो ये बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। देश को एफएक्स फ्लोज मिलेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, इसलिए शायद बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है। और ओवरऑल मार्केट अभी भी थोड़ा सा वीक है क्योंकि एफआई आउटफ्लोज इक्विटी से अभी भी जारी है। तो पर आपको ग्रेजुअली इस स्टेप के गेन्स दिखने को मिलेंगे, करेंसी मूवमेंट में भी, बॉन्ड मार्केट में भी, और उसका जो स्पिल ओवर होगा अनुज इक्विटी मार्केट में। ओके, मीनवाइल निफ्टी देखिए एक बार जरा, और सच बताऊं तो इंट्राडे चार्ट रखिएगा निफ्टी का। ये देखिए जिस तेजी से रिकवरी आई उसी तेजी से वापस गिरा मार्केट, और अगेन कई मूव्स समझ से परे हैं। आई थिंक ये उनमें से एक है, जस्ट छोड़ दें, मतलब कुछ कर नहीं सकते इसमें शायद। गुरमीत जी, बैंक निफ्टी, तो क्या बैंक निफ्टी अब यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा, और क्या बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे यहाँ से, स्पेसिफिकली एसबीआई, इस पर क्या व्यू रहेगा? तो अनुज, बैंक निफ्टी करेगा, बट कुछ बैंक्स जिनका एनआर बेस बहुत अच्छा है और ईसीबी मिक्स बेटर हो सकता है बोरिंग का, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एनआर बेस बहुत अच्छा है, फेडरल बैंक का साउथ बेस्ड क्योंकि ब्रांच है और बहुत कंसंट्रेशन है मिडिल ईस्ट में और कुछ कंट्रीज में, वो अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपोजर एचडीएफसी का भी है, तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिवली बहुत अच्छा करेंगे। और उनका लेंडिंग मिक्स भी चेंज होगा, एक जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच का इशू आ रहा था वो सॉल्व होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, और वैल्यूएशन वाइज बैंक निफ्टी रिलेटिवली बहुत चीप है। पूरा बैंक निफ्टी 12-13 के अर्निंग मल्टीपल पे है, लेस देन 2 के प्राइस बुक पे है। आज एक्सिस बैंक ने कमेंट्री में बोला कि वो 300 बेसिस पॉइंट्स आउट परफॉर्म करेंगे क्रेडिट ग्रोथ को, मतलब बाजार की 16% क्रेडिट ग्रोथ आई है लास्ट मंथ की, तो एक्सिस बैंक प्रॉब्ली 18-19% की बात कर रहा है, तो बाजार ने रिस्पॉन्ड भी किया। तो मुझे लगता है अनुज, बैलेंस शीट इशू नहीं है इस देश में, बैलेंस शीट कॉर्पोरेट का, बैंक का, दोनों का अच्छा है, थोड़ा सा पीएनएल इशू है, और पीएनएल इशू इज अ इजी प्रॉब्लम टू फिक्स। तो ये धीरे धीरे मुझे लगता है, क्योंकि अभी एफआई शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म में समझना मुश्किल है कि किस किस हिसाब से पोजिशनिंग है, बट सूनर और लेटर मार्केट इस मूव को रिस्पॉन्ड करेगा। और मुझे लगता है कि अभी सिर्फ इतने स्टेप्स नहीं है, आपको और स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो मैं रूल आउट नहीं करूंगा गवर्नमेंट और स्टेप्स लेगी। जो इक्विटी आउटफ्लो है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो हम ऑलरेडी 25-30 बिलियन इस साल लूज कर चुके हैं, तो आई थिंक उसको भी एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लिया जाए। वही अपेक्षित है। बट मीनवाइल अगर आप एक बार रुपया लेके आए, यस, और ये जो बात अभी तक हम कर रहे हैं इस मंच पे, और जो अभी गुरमीत ने भी कही, सबसे अगर आप देखें बड़ी इंटेंशन, बहुत अगर आप देखें जो थी, वो थी रुपये को संभालना। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 94.90। मेरे ख्याल से ये इस दौर की, हालिया दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है। इट्स 94.93 एज ऑफ नाउ। तो रुपये में एक शानदार रिकवरी है। अच्छा गुरमीत, क्योंकि हायर लेवल्स पर सेलिंग भी है, इसमें कोई राय नहीं है, इतने बड़े अगर आप देखें आज इवेंट के बाद, हालांकि ये इवेंट कुछ हद तक पहले से भी प्राइस में था। आप लोग पोजीशन कैसे हैं अपने पीएमएस में इस वक्त? आपने पिछले 20 दिन में पोस्ट अर्निंग्स क्या क्या ऐड किया, कहाँ कन्विक्शन आपका ज़्यादा बड़ा नंबर्स के बाद? तो एक क्लियर विनर जो मार्केट में ऑलरेडी दिख रहा है वो एनर्जी और पावर इक्विपमेंट स्पेस है वीरू। तो हमने पोर्टफोलियो में वारी एनर्जी ऐड किया है, एनर्जी में
हमने जी वर्नोवा थोड़ा सा ऐड किया जब बीच में 2-3 दिन डिप मिला था। हमने कुछ कंडक्टर स्टॉक्स ऐड किए हैं, तो पूरा पावर इक्विपमेंट स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एचवीडीसी जो सेशन है उसकी अभी करंट रेवेन्यू 10,000 करोड़ है मान लीजिए, अपॉर्चुनिटी साइज 2 से 2.5 लाख करोड़। तो ये हम अर्निंग मल्टीपल देख के थोड़ा सा हमें लगेगा कि स्टॉक्स बहुत ऊपर गए हैं, बट अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। 8-9 लाख करोड़ के कैपेक्स की बात हो रही है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में। सीजी पावर हमारे पास ऑलरेडी है बहुत समय से, तो वहाँ हम बेनिफिट हुए हैं। हमने एक छोटा कंपनी ऐड करी थी, हिंद रेक्टिफायर, मैंने कई बार चर्चा करी, ये रेलवे के लिए ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है, तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छा किया। और रिसेंटली अभी हमने आजाद इंजीनियरिंग काफी ऐड किया है, जब थोड़ा सा स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, क्योंकि वो एनर्जी पे भी है, डिफेंस पे भी है। डिफेंस में अनुज के साथ कई फोरम पे चर्चा कर चुका हूँ, ये डेकेडल थीम है, आपको न्यू हाइस पे दिख रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स। अभी अब देखिए लॉइटरिंग एम्यूनिशन और ड्रोन का $2 बिलियन का ऑर्डर आया है। अभी मिसाइल यूनिट एक आर्मी में क्रिएट हो रहा है, हमें कम से कम 4 से 5 हजार बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, करंट इन्वेंट्री 500-600 की है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप ब्रह्मोस देखिए 70% कंटेंट लोकलाइज हो गया, तो आप देखिए कितने एंसिलरीज बेनिफिट करेंगे। जैसे डेटा पैटर्न है, वो फायर कंट्रोल सिस्टम बनाता है, तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं। तो डिफेंस हमने ऐड किया है। और थोड़ा सा मैंने पहले चर्चा करी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम हम देख रहे हैं, युआन अप्रिशिएट कर गया 20-22%। तो जब भी कोई कैपेसिटी ऐड हो रही थी केमिकल स्पेस में, एपीआईज में, कैपिटल इक्विपमेंट में, चाइना से प्राइस कटिंग हो रही थी, और वो काफी हद तक कम हो गई है। तो एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है सेक्टर पे, और युआन अप्रिशिएट कर गया, तो 20-25% का जो गैप था वो कवर हुआ है। तो सिलेक्टिवली हम कुछ केमिकल और एपीआई नेम्स भी पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। ओके गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट मैं आपसे डिफेंस पर ही पूछने वाली थी, और स्पेशली ड्रोन्स सेक्टर को ही लेकर पूछने वाली थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीएनबीसी आवाज़ के अपने दर्शकों को एक रिसर्च बताई थी ड्रोन स्टॉक्स के ऊपर। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि अब लड़ाई सिर्फ आर्मी वाली नहीं रह गई है, टेक्नोलॉजी वाली रह गई है, और ड्रोन्स में काफ़ी कुछ करना पड़ेगा भारत को, वो तो समझ में आया। लेकिन अब एक और बड़ा स्पेस, कैपिटल मार्केट स्पेस, जिस कदर टूटा है आज गुरमीत जी उस खबर के बाद, प्रॉप डेटिंग और एमटीएफ के नियम के बाद, ये तो एक्सपेक्टेड थी चीज़ें, लेकिन अब क्या आपका व्यू चेंज हुआ है मार्केट के रिएक्शन को देखकर, या फिर अभी भी इंटैक्ट है, एक बड़ी थीम रहेगी कैपिटल मार्केट स्पेस? जी, मैं ये बोलूंगा कि ड्रोन्स के साथ साथ स्पेस टेक्स भी देखिए, क्योंकि डिफेंस और स्पेस टेक का आपको कन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा बहुत सारे पॉकेट्स में। तो स्पेस टेक्स भी देखिए डिफेंस के साथ, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेज आ रहे हैं, और ड्रोन अपॉर्चुनिटी अभी और बड़ी होगी। आप देखिए नागास्त्रा 1 हमने यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी बहुत साइप्रस और काफी कंट्रीज में काफी डिमांड है, ब्रह्मोस के अलावा। और अभी इसमें नागास्त्रा 2 भी आ रहा है, आइडिया फोर्स है ही है ड्रोन स्पेस में, और भी बनेगा। कैपिटल मार्केट में हमारा फोकस अभी वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसीज में ज्यादा है, और जहाँ एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू है, तो एएमसीज में हमने बिरला ऐड किया, एसेट मैनेजमेंट 900 के ऑड लेवल्स पे। स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है, हरीश कृष्णन जी जब से आए हैं एज ए सीआईओ, इक्विटी मिक्स चेंज हो रहा है, उनका डेट ज्यादा था, अभी इक्विटी मिक्स इंप्रूव हो रहा है, एसआईएफ लॉन्च हो रहे हैं, कमोडिटी ईटीएफ्स में फ्लोज अच्छा है। तो एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग को और ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेसेस को जैसे सीडीएसएल है, नियर टर्म में आउट परफॉर्म करेंगे, लॉन्ग टर्म में वापस ट्रांजैक्शन। आई थिंक एनएससी का आईपीओ जब आएगा वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। जब भी आता है 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 12-13 हजार करोड़ का आईपीओ आएगा। तो हम कैपिटल मार्केट्स प्ले में बिरला एएमसी हमने थोड़ा सा ग्रो ऐड किया है करेक्शन में, क्योंकि बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। 45% न्यू एसआईपीज अब वहाँ पे रजिस्टर हो रही हैं, एसेट मैनेजमेंट में अच्छा कर रहे हैं, और जैसे जैसे वॉल्यूम ठीक होगा, ब्रोकिंग बिजनेस बढ़ेगा, मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं न्यू अकाउंट्स ओपन में। तो ये हमारे कैपिटल मार्केट प्लेस है। ओके, मीनवाइल अदानी ग्रीन लेकर आइए एक बार जरा, 7% ऊपर हो गया है। अब अदानी एनर्जी ये भी 4% ऊपर, बड़े मूव्स आ रहे हैं इस समय अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। गुरमीत जी, ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? तो अनुज, हमारे पास अदानी का कोई एक्सपोजर नहीं है, बट अब हम रिव्यू कर रहे हैं जब से ये सेटलमेंट हुआ है यूएस के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था, उससे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग और नेगेटिव कवरेज होती है। और अदानी ग्रीन जैसा आपने बोला, एक स्टॉक है जो अभी भी प्री हाइडेनबर्ग वाले लेवल पे था, बाकी जगह अच्छी मूवमेंट आई है, चाहे वो एंटरप्राइज हो, पोर्ट्स हो, बाकी बिजनेस हो। हम अभी अदानी एनर्जी को थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, और अदानी पोर्ट को, तो हमें लगता है कि बहुत यूनिक बिजनेस है, और पोर्ट्स में एक्चुअल में देखा जाए तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्री कैश फ्लो है। अदानी बाकी सारे बिजनेसेस में लेवरेज है, शेयर प्लेजिंग है, और काफी केपेक्स इंटेंसिटी है।
हम एनर्जी में अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम क्या ऐड कर सकते हैं। वारी हमने अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो जैसे मैंने बोला, मैं एनर्जी स्पेस को लेके बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस सबसे बड़ी इंडिया जो सबसे बड़ा एआई का फॉलो थ्रू बेनिफिशियरी है वो इलेक्ट्रिफिकेशन है। और यहाँ पे ऑर्डर बुक 2029-30 तक सबकी फुल है, जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, एग्जीक्यूशन रिस्क कम है, मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो ये परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, अगर आप देखें इस स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका यहाँ पे गुरमीत जी। अच्छा गुरमीत जी, ऑटो में मारुति ने जो एक फ्लैक्स फ्यूल वाली वैगनआर लॉन्च करी, प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहे हैं, दैट्स गुड, है ना, ये अच्छी बात है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और पिछले अगर एक महीने के प्राइस सेक्शन को देखें, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर, आपने ऑटो में क्या प्लेसमेंट रखी हुई है अपनी इस वक्त? तो हमने पीछे संधार ऐड किया था, मैंने आपसे चर्चा की थी, क्योंकि टीवीएस का सबसे बड़ा सप्लायर है, टीवीएस के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो उसका फॉलो थ्रू रिफ्लेक्शन होना ही था। 60% रेवेन्यू टीवीएस से आता है संधार का। तो वो लॉक्स बनाते हैं, फैब्रिकेशन है, शीटिंग है, इंडस्ट्रियल कैबिन्स बनाते हैं। तो थोड़ा सा उनका जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर मिक्स है अब 55-45 60-40 हो गया, पहले 2 व्हीलर की तरफ ज्यादा था। तो स्टॉक ने बहुत अच्छा किया अर्निंग्स के बाद। अभी हम मदरसन वायरिंग को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आप एक पेट्रोल मॉडल लीजिए किसी कार का, लेट्स से MG हेक्टर है, 18 लाख रुपए का पेट्रोल वर्जन है, तो उसमें मान लीजिए 15,000 रुपए का वायरिंग हार्नेस यूज होता है। उसका ईवी वर्जन है, उसमें 35-40 हजार का होगा। तो वायरिंग हार्नेस ईवी में और हाइब्रिड में ज्यादा है नॉर्मल इंजन से। तो जैसे जैसे ऑटो पिकअप होगा और ईवी पिकअप होगा, हमने एस्टिमेट किया था कि ईवी एडॉप्शन 8% होगा। पिछले महीने की अगर आप सेल्स देखें, ऑटो सेल्स की 10% हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत तेजी से एडॉप्शन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ईवी एडॉप्शन बढ़ेगा और ऑटो में पिकअप आएगा, वायरिंग हार्नेस में डबल प्ले आएगा। तो ये एक बिजनेस हम थोड़ा इवैल्यूएट करें। हमने अभी एज ए डिस्क्लेमर पोजीशन ऐड नहीं करी है, बट इसको स्टडी करें। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरी चर्चा के लिए और अपनी पोर्टफोलियो की, मतलब PMS की प्लेसमेंट पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल, है ना। अनुज, गजब टर्बुलेंस थी, बट समहाउ 23,300 को हम सिक्योर करके ले जा रहे हैं। निफ्टी बैंक 54,500 के नज़दीक। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को और मंडे के लिए व्यू, अनुज? बिल्कुल टर्बुलेंस थी, बट लैंडिंग ठीक ठाक हो ही गई लेकिन फिर भी देखिए, उतार चढ़ाव काफ़ी है मार्केट में, और इस मार्केट में भी कोई भी ट्रेड कैरी करना ना रिस्की है, तो ना करें, कोई इशू नहीं है। इंटरडे में इतनी वॉलेटिलिटी है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप वीकेंड की वॉलेटिलिटी क्यों लेके जाना चाहते हैं? अगले हफ्ते 23,150 से 23,200 इसको बचा लीजिएगा प्लीज़, ये बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं छुट्टी पर हूँ अगले हफ्ते, तो इसके लिए आप लोगों के जिम्मे रहेगा ये इस लेवल को बचाना। और अगर 23,450 से 23,500 के ऊपर निकल जाएं तो फिर अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इन लेवल्स को वीरू बचाना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। और बाकी खैर, जैसे मैंने कहा, मैं अगले हफ्ते छुट्टी पर हूँ, आपसे उसके बाद मैं अगले मंडे मिलूँगा, तो होपफुली तब तक कुछ ना कुछ अच्छी खबर होगी मार्केट की तरफ से भी आपके लिए। थोड़ा सा एक मार्केट भी ऐसी है कि थोड़ा सा एक थोड़ा रिफ्रेश करना जरूरी है। बिल्कुल, मैं चले जाऊँगा छुट्टी पर, तो हमारी मुलाकात तो 2 हफ्ते बाद ही होगी। हाँ, उसके बाद भी चले जाएंगे छुट्टी पर। चलिए, हैप्पी हॉलीडेज टू बोथ ऑफ यू। नहीं, अभी उनके तो टाइम है। हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ। चलिए, हाँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक के लिए नूपुर के पास चलते हैं। नूपुर, बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में? फार्मा और हॉस्पिटल के स्टॉक्स आज यहाँ पे फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। हेवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। फार्मा के तो सारे ही स्टॉक्स जो है वो फोकस में, लेकिन पर्टिकुलरली लॉरस लैब यहाँ पे फोकस में आते हुए नजर आ रहा है। 1.5-2% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स देखेंगे तो 30 डे एवरेज के ऊपर यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी फिलहाल आपको नजर आएगी। दूसरा स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। 3% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और इसके भी वॉल्यूम्स देखे तो काफ़ी स्पाइक होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम भी आपको पिछले कुछ दिनों का जो है उसके ऊपरी स्तरों पे फिलहाल जो है वो नजर आते हुए दिखाए। तो फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स फोकस में है। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर, लॉरस लैब्स, फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स फोकस में लीडर्स के, तो ये दोनों स्टॉक्स रखिए रेडार पर। हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं BTST STBT ट्रेड्स की। तो शुरुआत कविता जी आपसे बताइए, फिर सोमवार के लिए कौन सा स्टॉक देख रही हैं आप? एक शॉर्ट टर्म कॉल शेयर कर रही हूँ मैं, नॉट एज BTST ओनली, दो BTST भी परफॉर्म कर सकता है। दैट इज ऑन पारस डिफेंस, बहुत अच्छा सेटअप है काउंटर का ऑन अ हायर टाइम फ्रेम टू, और इंट्राडे में भी अपने 10 आवर्स एवरेज से एक अच्छा हैमर फॉर्मेशन बनाते हुए
फॉर द प्राइस मूव ऑफ 990 1100 तक के प्राइस मूव बनने चाहिए इन शॉर्ट टर्म। ऑल्दो फॉर BTST 990 के प्राइस टारगेट के लिए इसे अप्रोच करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 920 का। ओके गाबा सर, आपकी ट्रेड कल मंडे के लिए? मंडे के लिए मेरा आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र में वो है एक्सिस बैंक। आई थिंक लॉन्ग सेटअप के हिसाब से एक अच्छा आपको मिलना चाहिए। यहाँ से ट्रेड करें 1272 एक्सिस बैंक और स्टॉप लगेंगे करीब 1265, ₹7 का। टारगेट रीजनेबल टारगेट रहेंगे 1290 के एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा क्लोज है। एक्सिस बैंक आज जैसे कि हम इस मंच पर चर्चा कर ही रहे हैं, स्थिति बैंकों के लिए फेवरेबल। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए वीरेंद्र जी, नया स्टॉक नहीं है, लेकिन जिसमें ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया अदानी ग्रीन्स, उसी के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1499 का, टारगेट सेट करेंगे 1600। अमित जी बताइए आपका क्या ट्रेड होगा मंडे के लिए? शेयर जी कैनरा बैंक के साथ जाऊंगा। यहाँ पे पुल बैक सस्टेन हो रहा है। आज के वॉलेटाइल मार्केट में भी ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे क्लोज कर रहा है। स्टॉक ने अपना 200 एम और 50 एम दोनों रिगेन किया है, तो कैनरा बैंक बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 133 का और टारगेट्स रहेंगे 142 रुपीज के। ओके अरुण जी, आपकी ट्रेड मंडे के लिए? देखिए अडानी ग्रुप में ही मोमेंटम है, तो अडानी पोर्ट को ही लेके जाएंगे। एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट पे नजर आ रहा है। जहां तक लेवल्स की बात है 1824 के आसपास चल रहा है, तो 1852 तक के टारगेट्स अडानी पोर्ट में आ सकते हैं। 1818 के आसपास का स्टॉप लॉस। ओके, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छी कॉल्स आ रही हैं इस वक्त। सौमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड, अंबुजा सीमेंट। सीमेंट साइड पर थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है। अंबुजा सीमेंट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं। नया वेव नीचे की तरफ शुरू हुआ है। मेरे टारगेट्स होंगे अराउंड 395 और स्टॉप लॉस रहेगा 431। ओके, तो अंबुजा पर एक शॉर्ट कॉल है। पूरा अडानी ग्रुप में सिर्फ एक अंबुजा है जो नहीं चला, बाकी सब चले हैं। कल ये हमारे शॉर्ट साइड पर था, वैसे मतलब नेगेटिव साइड पर था चार्ट जीपीटी में। अंबुजा सीमेंट सिर्फ इकलौता अडानी स्टॉक जो नहीं चल रहा है, बाकी सब स्टॉक्स चल रहे हैं। चलिए वीरू के पास चलते हैं और आज की एफएनओ की पल्स यानी कि मार्केट ब्रेथ वो कैसी रही वो जान लेते हैं। वीरू बताइए। पल्स सुबह शाम को, पल्स सुबह, हाँ शाम को ब्रेथ रख देता हूँ। वैसे आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ ठीक ठाक है अनुज। और क्लोज की तरफ अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का क्लोज 54,500 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर आ रहा है। इवनली पॉइज्ड आप ऐसा कह सकते हैं बाजार में को। और आज क्योंकि मेटल्स कोलैप्स हुए इसलिए एक तरफ से ब्रेथ खराब हो रही थी पूरी की पूरी। बाकी 67 लॉन्ग्स, 32 में शॉर्ट कवरिंग। स्टिल दिस फिगर आई थिंक होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 100 है ना ग्रीन साइड के। 73 में शॉर्ट थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 43 में, तो उतना ख़राब नहीं था। और आते हैं स्टॉक्स पर उतरते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बाद बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स इंटरेस्टिंग। हालांकि अदानी एनर्जी, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर स्पेस में अच्छा करके गया आज। अदानी एंटरप्राइजेस अगेन, NBCC, येस बैंक। हालांकि अगर आप इस लिस्ट में थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो बहुत सारे बैंक्स आपको लाइन नजर आएंगे। अदानी ग्रीन अच्छी शॉर्ट कवरिंग, REC, कल्याण, के फिनटेक और ICICI प्रू, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। अगली स्लाइड आएगी वो काउंटर जहां पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। इसमें अगर आप देखें आपको ऊपर नजर आएगा मेटल्स, हिंदुस्तान जिंक, नालको, वेदांता, MCX, BSE अगर आप देखें तो आज गिरे। MCX का हाल और स्ट्रक्चर दोनों काफ़ी बिगड़ा है, उस पर बात कर लेते हैं। और उसके बाद अंबुजा सीमेंट्स, NHPC, FSN, ई-कॉमर्स, इन्फो एच और कोल इंडिया, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग ऑन रनिंग थी। और एक टेक चेक ले लेता हूँ यहाँ पे। एक बार जरा MCX लेके आइएगा, जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, ऑफलोडिंग, शॉर्टिंग। आपकी राय इस पर क्या होगी कविता जी? इसमें आज एक रिवर्सल बन रहा था सुबह, बट ये कोलैप्स हो गया। एग्जैक्टली कैसे एवरेज से कोलैप्स हुआ, जो कि इस पूरी साइकिल में आप देखिए मेरे ख्याल से सितंबर 25 से लेकर अब तक ही कभी भी 50 बीमा को वायलेट नहीं करता था डीमा को, अब उसी को रीगेन नहीं कर पा रहा है। आपका टेक क्या कह रहा है इस पर? तो यस वीरेंद्र जी, इस पर एक वीकली चार्ट फॉर्मेशन भी देखें तो प्राइस रिजेक्शन है अपने एवरेज रेजिस्टेंस से। मुझे लगता है वंस ये काउंटर 2780 के नीचे अगर ये फिसलता है तो यहाँ फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है।
डाउनसाइड ओपन होते हुए दिखता है 2650 2600 तक इन अ डे और टू। प्रेशर में रहेगा काउंटर अंटिल ये वापस रीगेन नहीं करता अपने 28 से 70 के लेवल को। ओके, M6 पर ये व्यू हो गया और डेज लो से थोड़ा ऊपर ही है, काफ़ी प्रेशर में ये स्टॉक। अंबुजा सीमेंट, ACC, साथ ही ओरिएंट सीमेंट, इन तीनों में ही आपको कमजोरी नजर आएगी। तीनों को मर्जर को लेकर खबरें तेज है और इसको लेकर आगे काम भी जारी है। तो ACC भी 1.5% नीचे, एक बार ओरिएंट सीमेंट भी रखिएगा स्क्रीन पर। ये भी देखिए लगभग 1% की गिरावट के साथ कर रहा है कामकाज। लेकिन अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, कौन से अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं जहां पर आपकी नजरें होंगी, ये समझ लेना ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं नुपुर से। नुपुर, अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या होंगे? अगले हफ्ते काफ़ी कुछ मैक्रो डेटा यहाँ पे सामने आते हुए नजर आए। इनफैक्ट आज हमारा GDP का भी आंकड़ा आने वाला है, तो वहाँ पर नजर रहेगी। लेकिन सोमवार की बात करें तो जापान के जो GDP के आंकड़े वो आते हुए नजर आएंगे Q1 के, तो वहाँ पर बाजार फोकस करके चलेगा। मंगलवार के दिन इंटरेस्टिंगली US में एक मैक्रो का डेटा आएगा, जहाँ पे जो होम सेल्स के आंकड़े उस पर नज़र रहने वाली है बाजार की, और उस पर फोकस करके चलेंगे। बुधवार के दिन काफ़ी कुछ यहाँ पे फोकस में रहेगा। US में जो इन्फ्लेशन का डेटा है मई का, वो आते हुए दिखेगा। CPI का आंकड़ा आते हुए नजर आएगा। कनाडा में इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका आउटकम यहाँ पर आते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पर भी फोकस बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे इन्फोसिस, इंडियन बैंक, टाटा केमिकल्स और टाटा एलेक्सी के एक स्टेट डिविडेंड को लेकर तो आपको प्राइस में एडजस्टमेंट दिखेगा डिविडेंड के तौर पर। इसी दिन मीशो का भी जो एंकर लॉक इन है वो ओपन अप होते हुए नजर आएगा। 6 महीने का एंकर लॉक इन ओपन होगा, तो वो वाला मीशो भी फोकस में आते हुए नजर आएगा। गुरुवार के दिन US में PPI के मई के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, और जो जॉबलेस क्लेम्स है इनिशियल डेटा मई का, वो भी सामने आते हुए दिखेगा, तो उस पर बाजार फोकस करने वाला है। और फ्राइडे के दिन इंडिया में इन्फ्लेशन मई के आंकड़े यहाँ पे आएंगे, CPI के आंकड़े यहाँ पे आएंगे। UK में GDP का डेटा आते हुए दिखेगा अप्रैल का, और एक्स डिविडेंड के तौर पर फोकस में रहेंगे अदानी एंटरप्राइजेज, ट्रेंड, टाटा मोटर्स और वोल्टास। यहाँ पे आपको प्राइस में एडजस्टमेंट दिखेगा डिविडेंड के तौर पर। ओके, चलिए, तो ये अगले हफ्ते के कुछ ट्रिगर्स हो गए। नुपुर, एक जेफरीज के जो पोर्टफोलियो की आज सुबह आपने बात की थी, मॉडल पोर्टफोलियो की, उसके भी अपडेट्स बता दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी कुछ बदला है जेफरीज ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। महंगाई जो जिस हिसाब से बढ़ती हुई नजर आई है उसके चलते कुछ चेंजेस यहाँ पे किया। आप महंगाई के तौर पर अगर अपने पोर्टफोलियो को महंगाई प्रूफ बनाना चाहते हैं तो इस पर फोकस, इन सारे स्टॉक्स पर फोकस करके चल सकते हैं। NBFC में सबसे पहले उन्होंने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर वेट घटा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि जो ऑयल प्राइजेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे, CV सेगमेंट में दबाव यहाँ पर देखते हुए नजर आ सकता है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो TVS मोटर और M&M को यहाँ से बाहर कर दिया और उसकी जगह लिए आयशर मोटर्स ने। साथ ही साथ सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पे जेफरीज ने बाहर किया है अपने पोर्टफोलियो से, और ग्रासिम को यहाँ पे मिली है एंट्री। इंश्योरेंस स्पेस में बात करें तो मैक्स हेल्थ यहाँ से बाहर हो गया है जेफरीज के मॉडल पोर्टफोलियो से, और स्टार हेल्थ उसे रिप्लेस करते हुए आपको नजर आएगा। आयशर मोटर्स इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में जो बेटर प्राइसिंग कंपनी के पास है उसकी वजह से ग्रोथ एडवांटेज यहाँ पे मिलते हुए दिखेगा, इसलिए पॉजिटिव है आयशर मोटर्स पे। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो प्रीमियर एनर्जीज जो है उसको भी अब मॉडल पोर्टफोलियो में एंट्री मिलती हुई दिखी है। FY 26-28 के दौरान 33% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी, और FY 27 का EV to EBITDA मल्टीपल भी देखें तो सिर्फ 14 का आपको नजर आएगा। अदानी पोर्ट्स को एंट्री मिल गई है, हालांकि अदानी एनर्जी की वेटेज यहाँ पे कम की है। उनका मानना है कि हार्ड एसिड थीम काफ़ी फोकस में रहती है जब महंगाई बढ़ती है, तो ये स्टॉक भी फोकस में। अल्ट्राटेक सीमेंट की जगह ग्रासिम को एंट्री मिली है, क्योंकि उनका मानना है कि पेंट का कारोबार जो है उसकी वजह से ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैक्स फाइनेंशियल जैसे कि मैंने बताया बाहर हो चुका है, स्टार हेल्थ को जगह मिली है क्योंकि स्टार हेल्थ के जो VNB मार्जिन है वो बेटर उन्हें नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली एक और स्टॉक है जिससे जेफरीज ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया है, वो है ग्रोथ, जहाँ पे उनका मानना है कि पोर्टफोलियो एक्सपेंशन की वजह से 30% से ज़्यादा का EPS ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए। तो इंपॉर्टेंट अपडेट जेफरीज के मॉडल पोर्टफोलियो में ये आता हुआ। रिन्यूएबल पर तो दाव है ही, पेंट सेक्टर का जिक्र किया, एशियन पेंट्स का मैं भी जिक्र कर रही थी सुबह। यहाँ पर शानदार तेजी पिछले कुछ सत्रों से। इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। HUL तो था ही डेज हाई पर, नेस्ले इंडिया भी रखेगा, अभी भी डेज हाई पर। FMCG पैक का दूसरा काउंटर अगर आप देखें तो यहाँ पर डेज हाई की तरफ ये बढ़ता हुआ, और HUL तो 2% ऊपर है आज के सेशन में। एक्सिस बैंक पर इनफैक्ट मैं व्यू लेना चाह रही थी, 1.5% ऊपर, डेज हाई पर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। सोमिल जी, एक्सिस बैंक पर मैं प्रश्न पूछना चाह रही थी आपसे,
और आज का मूव क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्या व्यू रहेगा एक्सिस बैंक पर? एक्सिस बैंक इस समय 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन सामने जो HDFC बैंक है या ICI SBI है और कोटक बैंक है, वो थोड़े से क्रैकडाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ ओनली इफ आई हैव टू लुक एक्सिस बैंक एकदम स्पेसिफिकली, तो 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो रहा है, एक रेंज में है। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है छोटे से रेंज का ऑन द आवरली चार्ट्स एज वेल। अगर किसी का लॉन्ग है तो 1230 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के आप इस पे लॉन्ग बने रह सकते हो। ऊपर में रेंज का अपर एंड है अराउंड 1320 1330 के आसपास, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है ये। ओके, एक्सिस बैंक वाकई अगर आप देखें प्रकाश सर की कॉल भी थी और ये अच्छा करता हुआ। निफ्टी बैंक याद रखिएगा, आई मीन भले ही आप टर्बुलेंस से थोड़ा सा भयभीत हो जाए आज की, बट शायद ये क्लोज निफ्टी बैंक का 29 मई के बाद, जैसे कि हम इस पूरे पैनल में चर्चा हुई, एडिटर स्टेक में बातचीत भी हुई, अभी गुरमीत से बात हुई, फेवरेबल फॉर बैंक्स, फेवरेबल फॉर रुपी एक बार लेके आइएगा। और निफ्टी बैंक का एक क्लोज लगभग आप समझिए 29 मई के बाद पहली बार आ रहा है 20 डिमा के ऊपर। सो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पेशली निफ्टी बैंक। अब आप निफ्टी को देखिए, ये भी आप 23,300 को सिक्योर करके ले आ रहे हैं। बैंक्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा करते हुए, और फार्मा के कुछ कैंडिडेट्स जहाँ पे रिवर्सल था उसमें था टोरेंट फार्मा। और एक बार लेके आइएगा प्लीज़ जरा, एक दो स्टॉक्स में और देता हूँ अदर देन बैंकिंग, अदर देन आई थिंक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। लुक एट बजाज फाइनेंस। सुबह मैंने मानस से प्रश्न पूछा था कि आई मीन 864 पे क्या करें इस पर। इसने ड्यूरिंग द पॉलिसी लगभग 880 तक का मूव दिया, अच्छा क्लोज यहाँ पर भी है। और उसके बाद एक दो स्टॉक और रखूँगा। HUL को देखिए आपकी स्क्रीन पे, इसमें भी एक रिवर्सल है। और अदानी पावर, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस स्पेस में अब देखिए इनकाउंटर्स में जब बुलबैक था। और एक एम्बर लेके आइएगा। अच्छा सौमिल, एम्बर पे आपका टेक क्या होगा? एक लोअर लेवल से अच्छा पुलबैक था इसमें। एम्बर डेफिनेटली पॉजिटिव। अभी भी लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ही है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, लॉन्ग टर्म 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर वीकली का प्रीवियस वीक का हाई ऊपर की तरफ तोड़ा है, एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न था ऑन द आवरली चार्ट्स, वो भी ऊपर की तरफ टूटा है। आई विल बी पॉजिटिव ऑन एम्बर। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 7345 पर। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 8540। ओके चलिए, वीरू को हंसी आ रही थी, मैं कहा कि पता नहीं क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको क्यों हंसी आई थी मुझे। हाँ नहीं, वो हमारा सीक्रेट है, कोई बात नहीं। मैं कंफ्यूज हो रही थी सर इधर कि आप दोनों क्यों हंस रहे हो। नहीं, वो एक्चुअली मैं वीरू को बोल रहा था कि थोड़ा सा और इसको खींच लो, क्योंकि वो मार्केट क्लोजिंग के लिए वीरू नॉर्मली मेरे को टॉस करते हैं ना, तो फिर अब ये मार्केट ऐसी है कि इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा एक्चुअली बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो वो अब कई बार ना वीरू का थोड़ा सा वो ध्यान रह जाता है, वो ज़्यादा टाइम पहले टॉस कर देते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं 2.5 मिनट बोलूँगा क्या, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम, जो मैं अभी कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम किल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वीरू जब टॉस करेंगे तो बोलने को कम हो, है ना वीरू? हाँ बिल्कुल। देखिए ना, इस कहानी भी 40 सेकंड निकल गए, बिल्कुल निकल गए। चलिए अब मैं ले सकता हूँ मार्केट क्लोजिंग वीरू। अब चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग कैसी रही। और 45 पॉइंट निफ्टी रेड में था, कुल मिलाकर 23,370 पर। और बैंक निफ्टी ने आज सपोर्ट किया 240 पॉइंट ऊपर, 0.5% की रैली आई बैंक निफ्टी में। निफ्टी IT ने आज फिर परेशान किया। और ये देखिए, एक सबक है कि जो एक बेसिक लार्जर टेक्सचर है उसी पे भरोसा रखिए, होप ट्रेड में मत जाइए। आज सुबह हमने एक होप ट्रेड की बात कर ली। खैर जो भी है, 1% नीचे था। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे था। स्मॉल कैप फ्लैट था। एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक था। 1462 बढ़ने वाले शेयर थे, 1645 गिरने वाले शेयर थे। अब क्या करें, सेक्टोरल लूजर से स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा लेकर आइए सेक्टोरल लूजर्स आज के। मेटल्स टॉप पर 1.5%, कैपिटल मार्केट, निफ्टी IT ये भी करीब 1% नीचे था। ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कैपिटल गुड्स, यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। रियल्टी, PSU बैंक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी FMCG और निफ्टी फाइनेंशियल्स, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली। चलिए निफ्टी लूजर्स देखते हैं। और निफ्टी लूजर्स में आपको आज फिर कुछ IT स्टॉक्स जैसे कि विप्रो,
TCS, उसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील। तो मेटल्स में भी गिरावट थी। ट्रेंड लगातार गिर रहा है जब से एक्स बोनस हुआ है, 2.5% नीचे आज भी ट्रेंड का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। गेनर्स पर आते हैं। गेनर्स में आपको अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स दिखाई देंगे। शानदार मूव थे आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर था, अदानी पोर्ट्स थर्ड नंबर पर था। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और SBI लाइफ ये भी आज ऊपर थे। तो एक और हफ्ता फाइनली ओवर एंड डन विद। जय। और अनुज, आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि अगले आपके एक हफ्ते की छुट्टी बेहद शानदार रहे। जितना दिमाग और जितना टेंशन ली है बाजार में एक हफ्ते में 2 हफ्ते में पिछले, वो थोड़ी सी राहत आपको मिले। और हमारे लिए एक अच्छा, और अगर आप देखें तो वीकेंड पे इवेंट है। श्रेया से पूछिए, बताइए क्या हुआ। श्रेया, हमारे लिए क्या अच्छा है जो राहत देगा? हमारे लिए क्या अच्छा है? बारिश होने वाली है। वो आपको भी पसंद है, आपको भी पसंद है, आपको भी पसंद है, बहुतों को पसंद है। वो है गुल्लक का सीजन 5। ओ हाँ, गुल्लक का सीजन 5, यस, 5 जून है ना। एक आम हिंदुस्तानी के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये सीरीज जो है वाकई अगर आप देखें दिल छू जाती है। तो इसको देखेंगे। बाकी अनुज अपनी छुट्टी सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल। फिर ये पैनल मुलाकात करेगा आपसे सोमवार को मॉर्निंग कॉल ऑफ मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।